स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 21 to 30। चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल। प्रिंसिपल का कार्यालय। एक पालतू जानवर को लावा अवस्था 1 से लावा अवस्था 3 तक मात्र 1 महीने में पालना और कौशल दक्षता के स्तर को भी प्रारंभिक स्तर तक बढ़ा दिया। पालतू जानवर की इच्छाशक्ति आश्चर्यजनक है। उसने बिना आत्मसमर्पण किए बेहोश होने तक निवारण को सहन किया। ये वाकई में किसी औसत दर्जे के प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपलब्धि नहीं लगती। प्रिंसिपल डोंग याओकिंग ने जू किमिंग की रिपोर्ट सुनने के बाद कुछ आश्चर्य व्यक्त किया। आपने अभी अभी कहा कि इस छात्र का नाम लिनमो है। हाँ, जू किमिंग ने सिर हिलाया। फिर एक और बात जोड़नी है, डोंग याओकिंग ने कहा। वह पिछले कई वर्षों में क्लास ट्रांसफर चैलेंज पास करने वाला इकलौता छात्र भी है। जू किमिंग ने कहा, सच कहूं तो ये जानकर कि उसने चुपके से समय निकालकर क्लास ट्रांसफर चैलेंज जीता था, मुझे लगा कि यह छात्र बहुत होशियार है और उसमें युद्ध कौशल है, लेकिन मुझे एलीट क्लास में उसके प्रदर्शन से बहुत उम्मीदें नहीं थीं। आखिरकार एफ ग्रेड प्रतिभा के साथ उसकी नींव बहुत कमजोर है। लेकिन इस व्यापक मूल्यांकन के परिणामों ने मुझे सचमुच चौंका दिया। मैंने कई विशिष्ट कक्षाओं का नेतृत्व किया है और लिनमो जैसी प्रतिभाशाली छात्राएं वास्तव में दुर्लभ हैं। डोंग याओकिंग ने जू किमिंग की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपने विचार बताओ। जू किमिंग ने कहा, मुझे लगता है कि हम लिनमो को इस साल के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं और उन्हें अधिकतम संसाधन सहायता प्रदान कर सकते हैं। तथाकथित शीर्ष वरीयता प्राप्त करना उनका निजी शब्द था। संक्षेप में, इसका मतलब था चालू वर्ष के सबसे उत्कृष्ट छात्र का चयन करना और फिर उन्हें निखारने के लिए हर संभव प्रयास करना। ये प्रथा चुवाननिंग शहर की एक पुरानी परंपरा थी। न केवल चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल, बल्कि चुवाननिंग शहर के अन्य हाई स्कूल भी ऐसा ही करेंगे। और इसका उद्देश्य केवल एक ही था, शहर चैंपियन का खिताब हासिल करने के लिए प्रयास करना। किसी हाई स्कूल के लिए यदि एडवांस्ड बीस्ट टैमिंग अकेडमी की भर्ती के दौरान कोई सिटी चैंपियन उभर कर सामने आता है, तो इसके फायदे स्वतः स्पष्ट होंगे। इसलिए चुवाननिंग शहर के विभिन्न हाई स्कूलों के बीच इस सिटी चैंपियन खिताब को लेकर हमेशा से ही प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। डोंग याओकिंग ने मेज पर अपनी उंगली हल्के से थपथपाई। क्या आपको यकीन है कि लिनमो इसके लायक है? जू किमिंग ने बिना किसी झिझक के कहा, वह इसके लायक है। डोंग याओकिंग ने कहा, मुझे याद है कि एलीट क्लास में अभी भी 2 छात्र डी ग्रेड प्रतिभा वाले हैं, है ना? जू किमिंग ने कहा, अगर मुझे उन दोनों और लिनमो में से किसी एक को चुनना हो तो मुझे अब भी लगता है कि लिनमो ज़्यादा उपयुक्त है। डोंग याओकिंग ने कुछ देर सोचा। तो जैसा आप कहते हैं वैसा ही करो, लिनमो को इस साल का शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी घोषित करो। ... उद्धरण चिन्ह। मुझे शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनाओ और मुझे अधिकतम संसाधन सहायता प्रदान करें। अगले दिन जैसे ही लिनमो स्कूल पहुंचा, उसे जू किमिंग ने कार्यालय में बुलाया। फिर जू किमिंग ने उसे स्कूल का फैसला बताया। इससे वह बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा था कि पिछले महीने प्रथम स्थान हासिल करने के बाद स्कूल शायद उस पर कुछ ध्यान देगा, लेकिन उसे स्कूल के इतने दृढ़ संकल्प की उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, इस पर पहले ही निर्णय हो चुका है, जू किमिंग ने कहा। अब से आपको जिन भी संसाधनों की आवश्यकता हो, आप मुझे सीधे बता सकते हैं और स्कूल आपको उन्हें प्राप्त करने में हर संभव सहायता करेगा। अगर मैं चैंपियन नहीं बनी तो क्या होगा? लिनमो ने पूछा। स्कूल मुझसे ये संसाधन वापस तो नहीं मांगेगा, है ना? जू किमिंग मुस्कुराए और बोली, आप निश्चिंत रह सकते हैं। हालांकि स्कूल को पूरी उम्मीद है कि आप चैंपियन बनेंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसे मामलों में कई अनियंत्रित कारक होते हैं। इसलिए बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी, लिनमो ने कहा। दरअसल उन्हें भी चैंपियन बनने की बहुत उम्मीद थी। जहां तक उसे पता था, पिछले साल के सिटी चैंपियन के लिए स्कूल ने 10 लाख का पुरस्कार दिया था और चुवाननिंग शहर के अधिकारियों ने 30 लाख का पुरस्कार दिया था। अगर वह चैंपियन का खिताब जीत लेता तो वह उस अमीर लड़की का कर्ज एक ही बार में चुका सकता था। ठीक है, अब आप बता सकते हैं आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है? जू किमिंग ने कहा, जानवरों के भोजन का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल आपको बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छा जानवरों का भोजन प्रदान करेगा। आपको अन्य किन संसाधनों की आवश्यकता है, मुझे बताएं। यह, लिनमो ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, जानवरों के खाने के अलावा मुझे और क्या चाहिए यह मुझे नहीं पता। उसके पास बाजार में उपलब्ध सबसे बेहतरीन पशु आहार और हाई स्पीड ग्रोथ की सुविधा थी। उसे सचमुच नहीं पता था कि वह अपने पालतू जानवर के लिए और क्या मांग सकता है। जू किमिंग ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, यह सामान्य बात है। आखिरकार आप जो विषय अभी सीख रहे हैं उसमें यह भाग अभी तक शामिल नहीं हुआ है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको संक्षेप में समझा दूं और आपको पता चल जाएगा कि आप में किस चीज़ की कमी है? ठीक है, लिनमो ध्यान से सुन रही थी। जू किमिंग ने अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए कहा, पालतू पशुओं का पालन पोषण एक व्यवस्थित और जटिल प्रक्रिया है।
आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए पालतू जानवर की विकास गति पर ध्यान देने के अलावा आपको विकास की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। आप विकास की गति को तो अच्छी तरह समझते ही हैं। कम से कम आप घोस्ट टाइगर को जो खिला रहे हैं वह तो ऐसा भोजन है जो उसकी वृद्धि को गति देता है ना? लिन मो ने सिर हिलाया। जू किमिंग ने आगे कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि पालतू जानवर की विकास गति की एक ऊपरी सीमा होती है। उदाहरण के लिए आपके घोस्ट टाइगर के लिए बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छे पशु आहार के साथ भी ये केवल 1.4 गुना की विकास गति प्राप्त कर सकता है। विकास गति की ऊपरी सीमा से मेरा यही तात्पर्य है, इसकी सबसे तीव्र विकास गति केवल इतनी ही तीव्र हो सकती है। शायद और तेज होने के कुछ तरीके हों, लेकिन चुवाननिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो सवाल यह है, अगर किसी के पास वही पालतू जानवर है जो आपके पास है और उस पालतू जानवर की विकास गति भी आपकी ही गति के बराबर है, तो आप उससे अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? लिनमो को एक विचार आया, पालतू जानवर की विकास गुणवत्ता में सुधार कैसे करें? बिल्कुल, जू किमिंग ने कहा, सामान्य तौर पर हम पालतू जानवर की युद्ध शक्ति का विश्लेषण 3 पहलुओं से करते हैं: पालतू जानवर का पद, योग्यता और कौशल निपुणता। और विकास की गुणवत्ता, सरल शब्दों में, समान रैंक, योग्यता और कौशल निपुणता के तहत पालतू जानवर को और अधिक मजबूत बनाना है। इसलिए जब पालतू जानवर की विकास गति अपनी ऊपरी सीमा तक पहुंच जाए तो उसकी विकास गुणवत्ता में सुधार करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लिनमो ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई, लेकिन मेरे पास अभी भी एक सवाल है। पूछ लेना, लिनमो ने पूछा। यदि विकास की गति और विकास की गुणवत्ता दोनों को बनाए नहीं रखा जा सकता है तो किसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए? जू किमिंग की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इस सवाल के बारे में सोच लोगे। यह एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जो कई बीस्टमास्टर्स के लिए परेशानी का कारण बनता है। उत्तर के बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि राय अलग अलग होती हैं, क्योंकि विकास गुणवत्ता से मिलने वाला लाभ तभी प्रतिबिंबित हो सकता है जब दोनों पक्षों के पालतू जानवर एक ही रैंक, योग्यता और कौशल निपुणता पर हों। सीधे शब्दों में कहें तो विकास की गुणवत्ता आपको एक ही स्तर पर अजेय बना सकती है, लेकिन केवल एक ही स्तर पर। यदि रैंक, योग्यता और कौशल निपुणता के मामले में दोनों पक्षों के बीच बहुत अधिक अंतर है तो आपकी विकास गुणवत्ता कितनी भी उच्च क्यों न हो, वह बेकार है। हालांकि एक बात निश्चित है, यदि आपका पालतू जानवर हमेशा एक ही स्तर पर अजेय रहता है तो जब आप शिखर पर पहुंचेंगे तो आप भी निश्चित रूप से अजेय होंगे। लेकिन ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी पालतू जानवर को एक ही स्तर पर अजेय बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो निश्चित रूप से एक औसत व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए इन दोनों में से किसे चुनना है, यह अभी भी बीस्टमास्टर की अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता है। आखिरकार हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें अब चुनाव करना आना चाहिए, है ना? लिनमो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। स्कूल से मिल रहे बड़े आर्थिक सहयोग के चलते स्वाभाविक रूप से उन्होंने सब कुछ हासिल करने का विकल्प चुना। उन्होंने तुरंत पूछा, शिक्षक जू, क्या आपके पास मुझे आवश्यक संसाधनों के संबंध में कोई सुझाव हैं? उन्हें संसाधनों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार वह पहले बहुत गरीब था, भले ही उसे उनके बारे में पता होता, वह उन्हें खरीद नहीं सकता था, इसलिए उसने सीखने की जहमत ही नहीं उठाई। जू किमिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारा घोस्ट टाइगर जल प्रकार का है और इसकी जन्मजात क्षमताएं स्टील्थ और वाटर ब्लेड हैं। मेरा सुझाव है कि तुम जल प्रकार का ही चयन करो। जल आत्मा पत्थर और छाया प्रकार शैडो स्टोन्स, इन दोनों में से पहला घोस्ट टाइगर की जल तत्व के साथ आत्मीयता को बढ़ा सकता है, जो वाटर ब्लेड के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि दूसरा स्टील्थ के प्रभाव को बेहतर बना सकता है। ये वर्तमान में 2 प्रकार के संसाधन हैं जो आपको सबसे अधिक लाभ पहुंचाएंगे। लिनमो मुस्कुराई, तो मैं उन दोनों को ले लूंगी। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद, शिक्षक जू। जू किमिंग बहुत ही कुशल थे। अगले ही दिन उसने लिनमो को 2 महीने तक चलने लायक पर्याप्त जलात्मा पत्थर और छाया पत्थर सौंप दिए। इसके साथ ही उन्होंने उसे पिछले महीने प्रथम स्थान प्राप्त करने का पुरस्कार भी दिया, एक बैंक कार्ड जिसमें 300,000 चीनी युआन थे। शुरू में स्कूल द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले पुरस्कार मुख्य रूप से संसाधन थे, वे सीधे तौर पर पैसे नहीं देते थे। हालांकि चूंकि लिनमो अब सर्वश्रेष्ठ वरीयता प्राप्त खिलाड़ी था और उसके सभी संसाधन स्कूल द्वारा प्रदान किए जा रहे थे, इसलिए जू किमिंग ने उसके लिए पुरस्कार राशि को नकद में परिवर्तित कर दिया। इसे शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी होने के नाते उनके साथ किया जा रहा विशेष व्यवहार माना जा सकता है। इन 300,000 को मिलाकर लिनमो के कार्ड में कुल 23 लाख से अधिक की राशि थी। हाथ में ये पैसा लेकर वह सीधे ग्रेट शिया मॉल चला गया। शाओ बाई के सभी संसाधन स्कूल द्वारा प्रदान किए गए थे, इसलिए उसे अगले 2 महीनों तक इस पर एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन शुवानवु को अभी भी खुद ही पालना पोसना था। अगर उन्हें विकास की गुणवत्ता की अवधारणा के बारे में पहले से पता नहीं होता तो बात कुछ और होती,
लेकिन अब जब उन्हें इसके बारे में पता चल गया है तो स्वाभाविक रूप से वे एक को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने शुवानवु के लिए कुछ संसाधन खरीदने की योजना बनाई जिससे इसकी विकास गुणवत्ता में भी सुधार हो सके। आने से पहले उन्होंने कुछ शोध किया था, वह संसाधन जो स्पेस एलिमेंट की विकास गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। पालतू जानवरों को इथेरियल स्टोन कहा जाता था। हालांकि इथेरियल स्टोन के अलावा उन्होंने अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ अर्थ स्पिरिट स्टोन खरीदने की भी योजना बनाई थी। आखिरकार जुवानवु एक कछुआ था और उसके पास रक्षात्मक कौशल कछुआ कवच निम्न श्रेणी था, इसलिए कुछ और रक्षात्मक क्षमता जोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। आधे घंटे बाद लिनमो के चेहरे पर आर्थिक तंगी के भाव साफ झलक रहे थे, जिसके साथ वह ग्रेट शिया मॉल से बाहर निकला। 2 महीने के राशन की कीमत 280,000 है, इथेरियल स्टोन की कीमत 1.1 मिलियन है और अर्थ स्पिरिट स्टोन की कीमत 600,000 है। अब उसके कार्ड में केवल 300,000 से कुछ अधिक ही बचे थे। इस वजह से उसने एक बार फिर भावुक होकर विलाप किया, बीस्ट मास्टर बनना वाकई बहुत महंगा है। इसके अलावा उन्होंने जल आत्मा पत्थर और छाया पत्थर की कीमतों के बारे में भी पूछा था। 2 महीने की आपूर्ति की कुल लागत 14 लाख होगी। भले ही स्कूल के पास विशेष खरीद चैनल हो और कीमत कम हो, फिर भी यह संभवतः 1 मिलियन से अधिक ही होगी। इसके अलावा 1.4 गुना त्वरित वृद्धि के लिए 2 महीने का भरपूर भोजन भी जोड़ दें तो ये कम से कम 1 और मिलियन या उससे अधिक हो जाएगा। इससे उन्हें शीर्ष वरीयता प्राप्त होने के दर्जे के महत्व का पूरी तरह से एहसास हुआ। स्कूल सचमुच उस पर बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहा था। घर लौटने के बाद उन्होंने तुरंत ही शियाओ बाई को प्रशिक्षण की अवस्था में डाल दिया। जल आत्मा पत्थर और छाया पत्थर जैसे संसाधनों के लिए उपयोग की विधि बहुत सरल थी, उसे बस उन्हें पकड़े हुए ध्यान करना होता था। एक बीस्ट मास्टर का ध्यान मुख्य रूप से एक ही उद्देश्य की पूर्ति करता था, जानवरों को वश में करने के स्थान को उन्नत करना। जैसे जैसे पालतू जानवर बड़ा होता जाता है, उसे पालतू बनाने के लिए आवश्यक स्थान की मात्रा भी बढ़ती जाती है। यदि पशु को पालतू बनाने के स्थान के उन्नयन की गति पालतू पशु की वृद्धि गति के साथ तालमेल नहीं रख पाती है, तो यह न केवल पालतू पशु की वफादारी को प्रभावित करेगा बल्कि इसकी वृद्धि दर को भी धीमा कर सकता है। इसलिए ध्यान एक दैनिक कार्य है जिसे प्रत्येक बीस्ट मास्टर को अवश्य करना चाहिए। लिनमो ने इससे पहले शायद ही कभी ध्यान किया था, क्योंकि निकट भविष्य में उसके पशुपालन क्षेत्र को अपग्रेड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब 4 प्रकार के स्पिरिट स्टोन से ऊर्जा को अपने पालतू जानवरों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले पशु प्रबंधन स्थान में स्थानांतरित करने के लिए उसे हर दिन लंबे समय तक ध्यान करना पड़ता था। ये प्रक्रिया बहुत थकाऊ थी, लेकिन इससे उनकी मानसिक ऊर्जा में सुधार के लिए बहुत लाभ हुआ। इसी बीच स्कूल में प्रशिक्षण जारी रहा। दूसरे महीने में प्रवेश करते हुए एलीट क्लास के लिए प्रशिक्षण सामग्री अभी भी मुख्य रूप से पालतू जानवरों की कौशल दक्षता में सुधार पर केंद्रित थी। आखिरकार ऐसी स्थिति में जहां पालतू जानवरों की विकास गति सीमित है और योग्यता को बदलना मुश्किल है, कौशल दक्षता में सुधार करना ही ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि पहले महीने की तुलना में प्रशिक्षण सामग्री में अभी भी कुछ अंतर थे। जूकिमिंग ने प्रत्येक छात्र की वास्तविक स्थिति के आधार पर लक्षित प्रशिक्षण योजनाएं तैयार कीं। जिनकी कौशल प्रदर्शन गति पर्याप्त तेज नहीं थी, वे मुख्य रूप से गति का अभ्यास करते थे। जिनकी कौशल शक्ति बहुत कमजोर थी, वे शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। इसलिए यद्यपि सभी अपने पालतू जानवर की कौशल दक्षता का प्रशिक्षण कर रहे थे, फिर भी सभी के प्रशिक्षण की सामग्री अलग अलग थी। जहां तक लिनमो की बात है, सबकी नज़रों में उसकी कामचोरी और भी गंभीर हो गई थी। पिछले महीने भी वे कभी कभार जियाओ बाई को प्रशिक्षण मैदान में आते हुए देख सकते थे, लेकिन इस महीने उन्होंने जियाओ बाई को लगभग कभी नहीं देखा। लेकिन इस बार कोई भी सचमुच यह नहीं सोचेगा कि लिनमो काम में लापरवाही कर रही थी, और वास्तव में यही स्थिति थी। दूसरे महीने के 10वें दिन लिनमो के एलीट क्लास में प्रवेश करने के बाद से यह 40वां दिन था। जियाओ बाई ने एक बार फिर अपना लेवल बढ़ा लिया, शिशु अवस्था 3रा चरण से शिशु अवस्था 4था चरण तक। इस समय जियाओ बाई का आकार बॉर्डर कॉली जितना बड़ा हो चुका था और उसके माथे पर बना राजा का चिन्ह भव्य लग रहा था। वह एक प्रभावशाली अंदाज में चलता था, मानो किसी छोटे बाघ राजा जैसा दिखता हो। साथ ही चूंकि लिनमो ने काफी संख्या में छाया पत्थरों को अवशोषित कर लिया था, इसलिए शियाओ बाई की सहज पारदर्शिता तेजी से स्पष्ट होती चली गई। विशेषकर जब ये जंगल में होता था तो बिना ध्यान से देखे इसकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल था। जहां तक वाटर ब्लेड एडवांस्ड कौशल की बात है, इसकी दक्षता अभी भी प्रवेश स्तर पर थी, लेकिन जल आत्मा पत्थर के कारण जल ब्लेड की संघनन गति और शक्ति दोनों में काफी सुधार हुआ था। इससे लिनमो को विकास की गुणवत्ता के महत्व को पूरी तरह से समझने में मदद मिली। फिर उसी शाम जुवानवु का लेवल भी बढ़ गया, शिशु अवस्था चरण 4 से शिशु अवस्था चरण 5 तक। साथ ही इसकी योग्यता में एक बार फिर सुधार हुआ और यह कांस्य स्तर से ऊपर उठ गई।
मध्यवर्ती से कांस्य विकसित। लिनमो स्वाभाविक रूप से इस बदलाव से बेहद खुश थी। कांस्य की योग्यता एडवांस्ड का स्तर पहले से ही सामान्य वर्गों के अधिकांश लोगों के पालतू जानवरों के स्तर से कहीं अधिक था। यहाँ तक कि एलीट क्लास में भी यह काफ़ी अच्छा था। इसलिए मौजूदा ग्रीन आर्मर टर्टल, भले ही इसकी अंतरिक्ष विशेषता को अलग रख दिया जाए, एक अपेक्षाकृत अच्छा पालतू जानवर माना जा सकता है। और लेवल अप होने के बाद जुवानवू का आकार एक बार फिर बढ़ गया और उसके कवच का व्यास 1 मीटर तक पहुंच गया। आंतरिक स्थान का क्षेत्रफल भी दोगुना होकर 8 वर्ग मीटर हो गया और ऊंचाई मूल 2 मीटर से बढ़कर 2.5 मीटर हो गई। ऐसी जगह में अगर बिस्तर लगा दिया जाए तो वह एक चलता फिरता शयनकक्ष बन जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए लिनमो ने ऐसा नहीं किया। उनकी वर्तमान प्राथमिकता अभी भी शियाओ बाई की कौशल दक्षता में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत करना थी। लीशू ने उसे पहले ही बताया था कि पिछले साल किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाने वाले अंतिम व्यक्ति के पास परीक्षा के दौरान शिशु अवस्था के छठे चरण में निपुण कौशल दक्षता वाला एक पालतू जानवर था। शाओ बाई की वर्तमान विकास दर को देखते हुए परीक्षा से पहले शिशु अवस्था के छठे चरण तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि निपुण कौशल दक्षता हासिल करना थोड़ा अधिक कठिन प्रतीत होता था, इसलिए इस समय वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। साथ ही उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा भी थी, किंगयुआन अकादमी में प्रवेश पाने वाले छात्र किस प्रकार के विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं। उसकी ईश्वर स्तरीय पशु वशीकरण क्षमता इतनी अद्भुत थी, फिर भी उसे किंगयुआन में प्रवेश करने में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई। किंगयुआन में आसानी से प्रवेश पाने के लिए उन लोगों की प्रतिभा कितनी प्रबल होनी चाहिए। अगर कोई कहता कि उन लोगों की प्रतिभा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है तो वह एक पल के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार उसके पास एक दिव्य श्रेणी की प्रतिभा थी जो ब्लू स्टार पर पहले कभी मौजूद नहीं थी। लेकिन दोबारा सोचने पर लिनमो को बात समझ आ गई। ऐसा नहीं था कि उन लोगों की प्रतिभा उनसे बेहतर थी, बल्कि उनके पास मौजूद संसाधन उनसे बेहतर थे। किंगयुआन अकादमी चीन की 30 शीर्ष अकादमियों में से एक थी। भले ही वहाँ के छात्र चीन के शीर्ष स्तर के छात्रों में शामिल न हो, लेकिन वे कम से कम दूसरे स्तर के तो थे ही। इस स्तर के छात्र अक्सर बड़े शहरों से आते थे। जू किमिंग ने पहले कहा था कि जानवरों के विकास को गति देने वाले भोजन के अलावा पालतू जानवरों के विकास को तेज करने के अन्य तरीके भी थे, बस वे चुवाननिंग में नहीं किए जा सकते थे। आखिरकार चुवाननिंग एक छोटा सा शहर था और कई मामलों में बड़े शहरों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि किंगयुआन में प्रवेश पाने वाले छात्रों के पास तेजी से विकास दर वाले पालतू जानवर थे, क्योंकि उनके पास संसाधन और तकनीकी लाभ थे जो उसकी पहुंच से बाहर थे। हालांकि इसी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि क्षेत्रीय खाई को वह आसानी से पाट नहीं सकता था। इसलिए अब उसके पास एकमात्र उपाय यही था कि वह अपना पूरा जोर लगा दे। दूसरे महीने का 25वां दिन, यानी लिनमो के एलीट क्लास में प्रवेश करने के बाद से 55वां दिन, जुवानवू ने एक बार फिर अपना स्तर बढ़ा लिया, शिशु अवस्था चरण 5 से शिशु अवस्था चरण 6 तक। यह अपग्रेड लिनमो की उम्मीदों से कुछ हद तक परे था, क्योंकि पिछली बार को छोड़कर पिछले लेवल अप के दौरान जुवानवू हमेशा जियाओ बाई से पीछे रहा था। हालांकि जियाओ बाई ने अभी तक लेवल अप नहीं किया था, लेकिन जुवानवू ने वास्तव में पहले लेवल अप कर लिया। हालांकि ये सोचकर कि जुवानवू दुगुनी गति वाले पशु आहार का उपयोग कर रहा था और साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी योग्यता में हाल ही में काफ़ी सुधार हुआ था, उसे राहत महसूस हुई। किसी पालतू जानवर के विकास की गति कई कारकों से संबंधित होती है, जैसे कि रैंक, योग्यता और नस्ल। सरल शब्दों में कहें तो किसी पालतू जानवर की नस्लीय रैंक जितनी ऊंची होगी, उसकी लेवलिंग की गति उतनी ही धीमी होगी। एक ही नस्ल के पालतू जानवरों के लिए विकास रैंक जितनी अधिक होगी, लेवलिंग की गति उतनी ही धीमी होगी। जिन मामलों में जाति और विकास रैंक समान होते हैं, उनमें योग्यता जितनी कम होगी, समतलीकरण की गति उतनी ही धीमी होगी। यहाँ इस बात पर जोर देना जरूरी है कि नस्लीय रैंकिंग और विकास रैंकिंग दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। एक सरल उदाहरण देने के लिए, एक दिव्य प्राणी का बच्चा जन्म से ही दिव्य प्राणी होता है, लेकिन जन्म के समय उसकी शक्ति 5वें दर्जे के प्राणी के बराबर भी नहीं हो सकती। क्रूर जानवर जाति का दर्जा मुख्य रूप से वंश, जाति की विकास क्षमता और प्रारंभिक विशेषताओं को दर्शाता है, और विकास क्रम कुछ मायनों में ताकत को दर्शाता है। लेकिन दोनों ही एक ही रैंकिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, निम्न से उच्च तक, रैंक 1 से रैंक 9 तक, जिसमें प्रत्येक रैंक को आगे निम्न रैंक, मध्य रैंक और उन्नत स्तरों में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए लिनमो की शियाओ बाई, रेस रैंक 5 रैंक एडवांस्ड, विकास क्रम शिशु अवस्था चरण 4 क्रम 1 से कम। इसके अलावा ये बताना भी जरूरी है कि पालतू जानवर की नस्ल का दर्जा उसकी विकास की अधिकतम सीमा को नहीं दर्शाता है। शाओ बाई, जिसकी जाति का दर्जा 5वां उन्नत स्तर है, उसकी ताकत 5वें स्तर से भी अधिक हो सकती है।
संक्षेप में, जुवानवू की विकास गति का धीरे धीरे जियाओबाई की विकास गति से आगे निकल जाना सामान्य बात है। आखिरकार इसकी जातिगत श्रेणी केवल प्रथम श्रेणी निम्न श्रेणी की है, जो कि जियाओबाई की तुलना में काफ़ी कम है। रेस रैंक जितनी कम होगी, लेवलिंग की गति उतनी ही तेज होगी। पहले इसकी योग्यता बहुत कम होने के कारण इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता था। अब जैसे जैसे इसकी योग्यता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, इसके स्तर बढ़ने की गति भी तेज होने लगी है। इससे लिन मो के मन में एक सवाल आया। पिछले वर्ष किंग्युआन अकादमी में प्रवेश पाने वाले अंतिम व्यक्ति के पालतू जानवर की योग्यता क्या थी? लीशू ने उसे केवल इतना बताया कि उस व्यक्ति का पालतू जानवर शिशु अवस्था के छठे चरण में है और उसकी कौशल दक्षता निपुण है, लेकिन उसने उसे पालतू जानवर की योग्यता के बारे में नहीं बताया। अगर उस व्यक्ति के पालतू जानवर की योग्यता का स्तर उच्च नहीं था, तो शिशु अवस्था का छठा चरण उतना अतिरंजित नहीं लगा जितना उसने सोचा था। आखिरकार परीक्षा में अभी भी 1.5 महीना बाकी है और उसका जुवानवू पहले से ही शिशु अवस्था के छठे चरण में है। और इस विकास की गति को देखते हुए ये संभव है कि परीक्षा से पहले ये शिशु अवस्था के 8वें चरण तक पहुंच जाए। इस तरह सोचने से लिन मो का तनाव काफ़ी कम हो गया। हालांकि फिर भी उसने काम में ढिलाई करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार शिशु अवस्था चरण 6 और निपुण कौशल दक्षता पिछले वर्ष अंतिम स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के ही परिणाम थे, और उनका लक्ष्य निश्चित रूप से सिर्फ अंतिम स्थान पर रहना नहीं था। एलीट क्लास में प्रवेश करने के बाद से 60वां दिन, दूसरे व्यापक मूल्यांकन का दिन आ गया। लेकिन इस बार जियाओबाई को बस वहीं खड़े रहना था और कुछ नहीं करना था। फिर भी उसने सीधे पहला स्थान हासिल कर लिया, क्योंकि कल रात ही शियाओबाई की विकास श्रेणी शिशु अवस्था के 5वें चरण में पहुंच गई है। इस समय फू चेंगली, जिसकी पालतू पशु साधना में कक्षा में सबसे तेज प्रगति थी, के पास एक गेल विनफॉक्स थी जो केवल शिशु अवस्था के 3रे चरण में थी। लिनमो को अजेय बढ़त हासिल थी। इस परिणाम ने एलीट क्लास के सभी सदस्यों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उनमें से हर कोई लिनमो को ऐसे देख रहा था मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। शिशु अवस्था चरण 5। उनके लिए यह बात बिल्कुल अकल्पनीय थी। क्या लिनमो ने अपने पालतू जानवर को किसी प्रकार का उत्प्रेरक दिया था? प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत जू किमिंग भी इस घटना से स्तब्ध रह गए। उन्हें भूत बाघों के बारे में कुछ जानकारी थी। 5 रैंक एडवांस रेस रैंक वाले पालतू जानवर के लिए, भले ही वह 1.4 स्पीड वाला पशु आहार खा रहा हो, उसकी विकास गति इतनी तेज नहीं हो सकती। इस प्रकार तीव्र सदमे के बाद वह तुरंत समझ गया कि यह निश्चित रूप से लिनमो की पशु वशीकरण प्रतिभा के कारण ही हुआ होगा। एक F रैंक प्रतिभा फिर भी प्रभाव F रैंक से कहीं अधिक है। आखिर चल क्या रहा है? जू किमिंग को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। हालांकि इससे उन्हें एक बात का यकीन भी हो गया, लिनमो को इस साल का शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी नामित करना वास्तव में एक बहुत ही सही निर्णय था। फिर दूसरों के आश्चर्यचकित चेहरों को नज़रअंदाज करते हुए वह लिनमो को सीधे प्रधानाचार्य के कार्यालय में ले गया। लड़ाई का प्रशिक्षण लेने के लिए शियाओ लैन पर्वत पर जाओ। जू किमिंग की बातें सुनकर डोंग याओकिंग ने आश्चर्य और खुशी दोनों के साथ पूछा, क्या लिनमो की ताकत पहले से ही इतनी अधिक है? जू किमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, उसकी विकास रैंकिंग में भारी बढ़त है। छात्रों के बीच की लड़ाई अब अर्थहीन हो गई है। सामान्य प्रशिक्षण योजना के अनुसार कल से एलीट क्लास के जवान युद्ध प्रशिक्षण से गुजरेंगे। प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों के पालतू जानवरों को आपस में लड़वाकर युद्ध का अनुभव प्राप्त कराना था। लेकिन लिनमो की ताकत बहुत अधिक थी। शायद एलीट क्लास के अन्य छात्रों में से कोई भी पालतू जानवर शियाओ बाई के एक भी वार का सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए उन्होंने लिनमो को शियाओ लैन पर्वत पर जाने देने का सुझाव दिया। शियाओ लैन पर्वत चुवाननिंग शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटी पहाड़ी है। चुवाननिंग अधिकारियों द्वारा उच्च पदस्थ अधिकारियों को खदेड़ने के बाद अंदर मौजूद खूंखार जानवरों के बीच उन्होंने प्राकृतिक वातावरण और भौगोलिक लाभों का उपयोग करते हुए एक प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। इस अड्डे पर पालतू जानवर विकास के सभी चरणों में मौजूद हैं, जो इसे युद्ध अभ्यास के लिए सबसे बेहतरीन जगह बनाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डोंग याओकिंग ने उत्साह से 3 बार बहुत बढ़िया कहा। तो जाओ और तैयारी करो। मैं अभी एक सीट के लिए आवेदन करने जा रही हूँ। अगर सब ठीक रहा तो तुम कल वहाँ जा सकते हो। ये प्रशिक्षण केंद्र सीधे चुवाननिंग अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए प्रवेश करने के इच्छुक गैर सरकारी कर्मियों को पहले से आवेदन करना होगा। ठीक है। जू किमिंग लिनमो के साथ प्रधानाचार्य के कार्यालय से बाहर निकली और फिर पूछा, क्या आपको पता है कि आपको क्या तैयारी करनी है? लिनमो ने अपना सिर हिलाया। उसने शियाओलान माउंटेन बेस के बारे में तो सुना था, लेकिन उसे इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। जू किमिंग ने कहा, हालांकि शियाओलान माउंटेन बेस को बेस कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक बाहरी वातावरण है। बेस पर आवश्यक आपूर्ति, चिकित्सा देखभाल और अन्य बुनियादी ढांचे के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए एक बार पहुंचने के बाद आपको खुले में सोना पड़ेगा।
आपको जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार करनी होंगी। लिनमो ने सिर हिलाया और पूछा, क्या मुझे वहां 1 महीने तक रहना होगा? जू किमिंग हंसते हुए बोली, अगर आप 1 महीने तक रुक सके तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर अगर आप 10 दिन से लेकर आधे महीने तक टिक सके तो ये काफी उल्लेखनीय होगा। लिनमो चौंक गई, उसे बात पूरी तरह समझ नहीं आई। जू किमिंग ने समझाया, खुले में सोने मुहावरे को कम मत समझो। शहर में पले बड़े तुम जैसे बच्चों के लिए जंगल में जीवन इतना आसान नहीं होता। जहां तक मुझे पता है, शियाओलान माउंटेन बेस में प्रशिक्षण के लिए रहने वाले हाई स्कूल के वरिष्ठ छात्र का रिकॉर्ड 18 दिन का है। अगर आप इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं तो बेस आपको एक बड़ा पुरस्कार देगा। लिनमो ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आना स्वाभाविक था। अपनी कृति इन स्पेस के साथ उन्हें लगा कि इस भव्य पुरस्कार में उनके लिए कोई रोमांच नहीं बचा है। विषगुण वाला क्रूर जानवर, काले पेट वाला सांप। स्कूल छोड़ने के बाद लिनमो एक बार फिर ग्रेट शिया मॉल गई। सामान्य जंगली जीवनयापन के लिए बहुत सारी तैयारियों की आवश्यकता होती थी और उसे और भी अधिक तैयारी करने की जरूरत थी, क्योंकि वह जंगल में अपना घर बसाने जा रहा था। बिस्तर और बिस्तर की चादरें, खाना पकाने के बर्तन, खाने के बर्तन, मसाले, 1 महीने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी, दैनिक आवश्यकता की चीजें, जंगल में जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुएं और कुछ सामान्य बुनियादी दवाएं। कुल 30,000 युआन खर्च करने के बाद एक साधारण सा घर तैयार हो गया। अगली सुबह तड़के लिनमो समय पर स्कूल पहुंच गई। जू किमिंग ने खाली हाथ खड़े लिनमो को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तुम्हारे पास बैग तक क्यों नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास जरूरत का सारा सामान है? हालांकि वस्तुओं को पशुपालन स्थान में संग्रहित किया जा सकता है। चाहे कोई चीज अंदर रखनी हो या बाहर निकालनी हो, दरवाजा खोलने के लिए एक आकृति बनानी पड़ती थी। इसलिए सुविधा के लिए जब एक औसत बीस्टमास्टर जंगल में जाता था तो वह अपने साथ एक बैग रखता था जिसमें वह उन चीजों को रख सके जिनकी उसे किसी भी समय आवश्यकता हो सकती है। सब कुछ तैयार है। लिनमो ने शुवानवु के आंतरिक स्थान की संरचना के बारे में सोचा और पुष्टि की कि कुछ भी गायब नहीं है। जहां तक बैकपैक की बात है, उसके पास इंस्टेंट समन की क्षमता थी। चाहे सामान निकालना हो या रखना, बस एक ही विचार काफी था, इसलिए उसे बैकपैक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। खैर, अगर तुम तैयार नहीं होगे तो नुकसान तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। जू किमिंग सीधे लिनमो को स्कूल द्वारा तैयार की गई विशेष बस में ले गई। रास्ते में उन्होंने लिनमो को अड्डे की स्थिति के बारे में बताना जारी रखा। शियाओलान माउंटेन बेस में एक सप्लाई स्टेशन है। अगर बाद में आपको किसी चीज़ की कमी हो जाए तो आप वहां जाकर उसे फिर से भर सकते हैं, लेकिन कीमतें बाजार कीमतों से थोड़ी अधिक होंगी। इसके अतिरिक्त आपको ये याद रखना होगा कि आप जैसे प्रशिक्षुओं के लिए आपूर्ति केंद्र पर जाने की अनुमति केवल 7 दिनों में एक बार है और प्रत्येक बार 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं रुक सकते। अन्यथा आपके द्वारा पहले से संचित किया गया समय 0 पर रीसेट हो जाएगा। लिनमो को समझ में आया। दूसरे शब्दों में, अगर मैं उस ठहरने की अवधि के रिकॉर्ड को चुनौती देना चाहता हूं तो मैं इस नियम का उल्लंघन बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल, जू किमिंग ने कहा। इसके अलावा बेस में एक मेडिकल रूम भी है। अगर आप घायल हो जाते हैं तो आप इलाज के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेडिकल रूम में प्रवेश करने के बाद आपका पिछला प्रवास समय भी 0 पर रीसेट हो जाएगा। लिनमो को कुछ हद तक समझ में आ गया था कि हाई स्कूल के तीसरे वर्ष के छात्र का सबसे लंबा रिकॉर्ड केवल 18 दिन का क्यों था। ये परिस्थितियां काफी कठिन थीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जू किमिंग ने कहा, शियाओलैन पर्वत प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद खूंखार जानवर सबसे कमजोर से सबसे मजबूत के क्रम में वितरित हैं। आप पहाड़ों में जितना अंदर जाएंगे, खूंखार जानवरों की ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। यदि आपको युद्ध के दौरान स्थिति बहुत कठिन लगे तो तुरंत बाहरी इलाके में पीछे हट जाएं। इससे दबाव कम करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। समझ गया, लिनमो ने सिर हिलाया। 2 घंटे बाद कार प्रशिक्षण केंद्र के प्रवेश द्वार पर रुक गई। जैसा कि जू किमिंग ने कहा था, यहाँ का वातावरण वास्तव में आदिम था। लकड़ी की बनी कुछ कृत्रिम झोपड़ियों की पंक्तियों के अलावा उसे केवल पन्ना जैसी हरी वनस्पति और हरियाली से ढके पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। जू किमिंग लिनमो को अड्डे में प्रवेश करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ले गया। फिर लिनमो को बटन के आकार का एक लोकेटर मिला। इस लोकेटर को अपने पशुपालन क्षेत्र में न रखें, अन्यथा बेस आपके स्थान संकेत को ट्रैक नहीं कर पाएगा। जू किमिंग ने निर्देश देना जारी रखा। इसके अलावा यदि आपको कोई खतरा महसूस होता है तो आप लोकेटर के माध्यम से मदद मांग सकते हैं। बेस के गश्ती कर्मी जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर मैं मदद के लिए पुकारूं तो पहले से जमा हुआ ठहरने का समय 0 पर रीसेट हो जाएगा, है ना? लिनमो ने वाक्य पूरा किया। जू किमिंग मुस्कुराए। ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठहरने की अवधि को चुनौती देने के लिए खुद को गंभीर खतरे में मत डालना। ये छोटी बचत के चक्कर में बड़ा नुकसान करने जैसा होगा, समझे?
समझ गया, मैं अब जा रहा हूँ। लिनमो ने जू किमिंग को अलविदा कहा और फिर अकेले ही पहाड़ों की ओर चल पड़ा। यहाँ प्रशिक्षण के दौरान किसी को साथ नहीं लाया जा सकता, अन्यथा ठहरने की अवधि अमान्य हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई आपकी रक्षा कर रहा होता तो प्रशिक्षण का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता। वह पहाड़ों में प्रवेश कर गया। पेड़ों की घनी छतरी के कारण प्रकाश काफ़ी कम हो गया था और तापमान भी पहाड़ की तलहटी की तुलना में कम था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के अलावा जंगल में झाड़ियां और वनस्पतियां भी बेहद घनी थीं, वहां लगभग कोई पगडंडी नहीं थी। लिनमो को सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए लगातार एक कुल्हाड़ी का उपयोग करके रास्ता साफ करना पड़ता था। जंगल में मौजूद सांप, कीड़े मकोड़े, चूहे और चींटियां परेशान हो गए थे और समय समय पर अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे जो कुछ हद तक विचलित करने वाली थीं। ये घटिया जगह। लगभग 500 मीटर आगे बढ़ने के बाद लिनमो सांस लेने के लिए रुका, फिर उसने अपने सुरक्षात्मक सूट का कॉलर कस लिया और खुद पर छिड़काव करने के लिए कुछ कीट निरोधक निकाला। ये सारी तैयारियां उन्होंने आने से पहले ही कर ली थीं। उन्हें लगा था कि वे पर्याप्त हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे मुश्किल से ही काफ़ी हैं। फिर उसने अपने बगल में चल रहे शियाओ बाई की ओर एक नज़र डाली। ये छोटा जीव इस समय काफ़ी सहज महसूस कर रहा था, जंगल में उछल कूद कर रहा था, बिल्कुल पहाड़ों में प्रवेश करते बाघ या पानी में मछली की तरह दिख रहा था। चलो चलते हैं, देखते हैं तुम्हारा पहला प्रतिद्वंदी कौन होगा। लिनमो ने शियाओ बाई को आवाज़ दी और आगे बढ़ गई। इस बार लगभग 300 मीटर चलने के बाद आगे चल रहे ज़ियाओ बाई अचानक रुक गए और एक निश्चित दिशा की ओर धीमी सी गुर्राहट निकाली। लिनमो के कदम थम गए और उसकी निगाहें शियाओ बाई की गुर्राहट की दिशा में गईं। लगभग 5 या 6 मीटर दूर एक विशाल पेड़ पर लगभग 2 मीटर लंबा, एक वयस्क की बांह जितना मोटा, त्रिकोणीय सिर वाला एक काला हरा विषैला सांप एक शाखा पर कुंडली मारकर बैठा था और चुपचाप अपनी जीभ से उन्हें चिढ़ा रहा था। लिनमो ने इस खूंखार जानवर को तुरंत पहचान लिया। नाम, काले पेट वाला सांप। विशेषता, विष। योग्यता, कांस्य मध्यवर्ती। रेस रैंक, तीसरा मध्यवर्ती रैंक। प्रतिभा कौशल, विष स्प्रे मध्यम स्तर, संकुचन मध्यम स्तर। विकास क्रम, शिशु अवस्था स्तर 4। इसकी विकास श्रेणी शियाओ बाई की तुलना में एक स्तर कम है, लेकिन यह विष विशेषता वाला एक क्रूर जानवर है। लिनमो लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। विष का गुण काफ़ी परेशानी भरा था, क्योंकि यह चीज़ रैंक के अंतर को नज़रअंदाज कर सकती है। सरल शब्दों में कहें तो प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के विष गुण वाले पालतू जानवर यदि सफलतापूर्वक हमला करते हैं तो 9वीं श्रेणी के उन्नत जानवर को विषैला बना सकते हैं। पालतू जानवर, हालांकि इससे उसकी जान नहीं जाएगी, लेकिन 9वें क्रम के पालतू जानवर पर इसका निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बेशक ये सिर्फ एक उदाहरण था। सामान्य तौर पर प्रथम श्रेणी के पालतू जानवर को 9वीं श्रेणी के पालतू जानवर के सामने हमला करने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन मौजूदा लिनमो के लिए एक बार जब शियाओ बाई को जहर दे दिया गया तो उन्हें मेडिकल रूम में जाना होगा। इसलिए जैसे ही लिनमो ने उस सांप को देखा, उसने बिना किसी झिझक के कार्रवाई की। शियाओ बाई, चुपके से। आदेश दिए जाने के क्षण ही शियाओ बाई के चारों ओर एक लहर सी उठती हुई प्रतीत हुई और वह तुरंत हवा में गायब हो गया। पेड़ पर बैठा काला पेट वाला सांप मूल रूप से शियाओ बाई के साथ टकराव की स्थिति में था। ज़ियाओ बाई के अचानक गायब हो जाने से वह क्षण भर के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने जल्द ही अपना सिर घुमाकर लिनमो की ओर देखा। उस छोटे बाघ के चले जाने के बाद भी वह इस इंसान पर हमला कर सकता था। लेकिन जैसे ही काले पेट वाले सांप ने लिनमो की ओर देखा, ब्लैक बेलीड स्नेक के पीछे बाईं ओर शून्य से अचानक एक वाटर ब्लेड प्रकट हुआ। जैसे ही वाटर ब्लेड प्रकट हुआ, उस स्थान पर शियाओ बाई की आकृति भी दिखाई दी। काले पेट वाले सांप की इंद्रियां तेज थीं, उसने तुरंत शियाओ बाई की उपस्थिति को भांप लिया और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लेकिन उसका सामना तेजी से पास आ रहे वाटर ब्लेड से हुआ। फुफकार, फुफकार। काले पेट वाले सांप ने घबराहट में फुफकारा और सहज रूप से बचने की कोशिश की। हालांकि वाटर ब्लेड बहुत तेज था। इसके अलावा ये कदम मूल रूप से एक अचानक हमला था। इससे पहले कि वह अपनी बचाव की गति पूरी कर पाता, वाटर ब्लेड आ गया। दबाव, शियाओ बाई के नियंत्रण में जल ब्लेड ठीक काले पेट वाले सांप की गर्दन पर जा लगा। एक हल्की सी आवाज के साथ काले पेट वाले सांप का त्रिकोणीय सिर सीधे उड़ गया। 2 मीटर से अधिक लंबा उसका सांप जैसा शरीर शाखा से जमीन पर गिरने से पहले कुछ और बार तेजी से मुड़ा। शियाओ बाई, बहुत बढ़िया। लिनमो ने शियाओ बाई को बड़ा सा थम्स अप दिया। यह मुठभेड़ शियाओ बाई की पहली वास्तविक लड़ाई थी। इसका प्रदर्शन बिल्कुल त्रुटिहीन था। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और काले पेट वाले सांप के सिर और शरीर दोनों को अपने पशु वशीकरण स्थान में ले आया। खतरनाक जानवरों से प्राप्त सामग्री को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है, और कुछ दुर्लभ सामग्रियां अत्यंत मूल्यवान होती हैं। इसलिए अधिकांश बीस्ट मास्टर्स के लिए खतरनाक जानवरों को मारकर उनकी सामग्री बेचना ही उनकी आय का मुख्य स्रोत है।
लिन मो ने अनुमान लगाया कि अगर वह इस काले पेट वाले सांप से प्राप्त सभी सामग्री को बेच दे तो उसे लगभग 100,000 मिल जाने चाहिए। यह आसान नहीं रहा है, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ परिणाम दिखने लगे हैं। लिन मो काफ़ी भावुक हो गई। जब से उसकी पशु वशीकरण प्रतिभा जागृत हुई है, तब से लेकर अब तक उसने लगभग 3 मिलियन खर्च किए हैं। लेकिन स्कूल से मिले पुरस्कारों के अलावा ये पहली बार था जब उसने वास्तव में पैसे कमाए थे। हालांकि 100,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन चुवाननिंग में ये लगभग एक वेतनभोगी व्यक्ति की एक साल की आय के बराबर थी। लेकिन उसने यह उपलब्धि आधे मिनट से भी कम समय में हासिल कर ली थी। ये धन कमाने की क्षमता काफ़ी उच्च थी। इसी विचार के साथ वह शियाओबाई को लेकर तेजी से उस इलाके से निकल गया। काले पेट वाले सांप से बहने वाले खून की दुर्गंध बहुत तेज थी और संभवतः आसपास के खूंखार जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। फिलहाल उसके पास एक साथ कई दुश्मनों से निपटने की क्षमता नहीं थी। वे लगभग 500 मीटर और आगे चले। उनका दूसरा लक्ष्य सामने आया, एक तेंदुआ जो कभी कभी अपने मुंह से आग उगलता था। नाम फ्लेम लेपर्ड। विशेषता आग। योग्यता अज्ञात। रेस रैंक टियर 3 विकसित। जन्मजात कौशल ज्वाला पंजा मध्यम अग्निगोला मध्यम। विकास क्रम शिशु अवस्था स्तर 5। शियाओबाई स्वायत्त हमला। लिन मो ने सीधे आदेश दिया। इस फ्लेम लेपर्ड का विकास स्तर शियाओबाई के समान था, जिससे यह एक उत्कृष्ट प्रतिद्वंद्वी बन गया। स्विश। आदेश मिलते ही जियाओबाई ने बिना किसी झिझक के ज्वाला तेंदुए की ओर छलांग लगाए। उसी समय ज्वाला तेंदुआ ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और शियाओबाई की ओर दौड़ पड़ा। दोनों पक्ष हवा में ही टकरा गए। दोनों ने हमला करने के लिए अपने पंजे ऊपर उठा लिए। धड़ाम। एक धीमी सी आवाज गूंजी। जब शियाओबाई और ज्वाला तेंदुआ एक साथ उतरे तो दोनों के शरीर कांप उठे। इसी क्षण पालतू जानवर और जंगली खूंखार जानवर के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। विक्षिप्त जानवर कम उम्र से ही प्रतिस्पर्धी और खतरनाक जंगल में रहते हैं। उनकी युद्ध प्रवृत्ति, समय की समझ और क्रूरता पालतू जानवरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती है। उतरने के बाद जियाओबाई की पहली प्रतिक्रिया अगले हमले की तैयारी के लिए अपनी स्थिति को समायोजित करना थी। हालांकि फ्लेम लेपर्ड ने अपनी स्थिति में बदलाव करने की जहमत भी नहीं उठाई और तुरंत दूसरा हमला कर दिया। उसके अगले पंजे अचानक जलती हुई लपटों की एक परत से ढक गए और एक सीटी बजाती हुई तापवायु के साथ उसने शियाओबाई के सिर की ओर झपट्टा मारा। ज्वाला पंजा मध्यवर्ती ज्वालाएं पंजों को ढक लेती हैं, जिससे हमलों में जलन का प्रभाव जुड़ जाता है। बचो। लिन मो ने तुरंत आदेश दिया। जैसे ही उसने आदेश दिया, लगभग उसी समय जियाओबाई तेजी से एक तरफ कूद गया। थप्पड़। ज्वाला तेंदुए का पंजा चूक गया और जमीन पर जोर से लगा। जमीन पर पड़े सूखे पत्तों का एक बड़ा हिस्सा पल भर में जलकर काला हो गया। ये देखकर लिन मो के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगर शियाओबाई को चोट लगी होती तो शायद उन्हें सीधे मेडिकल रूम में ले जाना पड़ता। गर्जन। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अभी किए गए अपने भद्दे बचाव से क्रोधित है। जियाओबाई ने धीमी सी गुर्राहट निकाली और एक बार फिर ज्वाला तेंदुए पर झपटा। ज्वाला तेंदुआ पीछे नहीं हटा। उसके जलते हुए पंजे गर्मी की लहर की तरह हवा को चीरते हुए शियाओबाई पर उग्रता से झपटे। तथापि जैसे ही ज्वाला तेंदुए के पंजे शियाओबाई पर पड़ने ही वाले थे, शियाओबाई का शरीर हिंसक रूप से मुड़ गया, जिससे हवा में ही उसकी दिशा बदल गई और वह ज्वाला तेंदुए के बगल में जा गिरा। धड़ाम। फ्लेम क्लॉ ने एक बार फिर जमीन पर प्रहार किया, जिससे सूखी पत्तियां झुलस गईं। उसी समय जियाओबाई के पंजे बगल से टकराए और ज्वाला तेंदुए के सिर पर जोर से जा गिरे। स्क्वेल्च। बाघ के नुकीले पंजे ज्वाला तेंदुए के माथे से लेकर उसकी ठोड़ी तक घिसते हुए नीचे चले गए। फ्लेम लेपर्ड के सिर पर 5 लंबे, खून से लथपथ घाव किए गए थे और उसके दाहिने नेत्रगोलक को पंजे से सीधे फोड़ दिया गया था, जिससे वह खून से लथपथ हो गया था। गर्जन। ज्वाला तेंदुए ने असहनीय दर्द से कराहते हुए एक दहाड़ मारी और पीड़ा के कारण उसका आधा मीटर लंबा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। लेकिन फिर भी इसने एक और हमला किया। अपना मुंह खोलते ही उसके भीतर धीरे धीरे एक जलता हुआ अग्निगोला आकार लेने लगा। फायरबॉल मध्यवर्ती हवा से अग्नि तत्वों को संघनित करता है और उन्हें फायरबॉल के रूप में लॉन्च करता है। एक ही समय पर शियाओबाई के सामने जल तत्व तेजी से संघनित होने लगे। पलक झपकते ही एक जल ब्लेड का आकार बन गया और अगले ही पल वह बिजली की तरह ज्वाला तेंदुए के मुंह में घुस गया। इस समय ज्वाला तेंदुए के मुंह में मौजूद अग्निगोला अभी अभी बनकर तैयार हुआ था। टकराना। जल की तलवार और अग्निगोला आपस में टकराए और अग्निगोला सीधे फट गया। हालांकि वाटर ब्लेड और भी गहराई तक जाता रहा और उसने फ्लेम लेपर्ड के गले में एक बड़ा, खून से लथपथ घाव कर दिया। ज्वाला तेंदुए का शरीर लड़खड़ाया, उसने मुंह भरकर खून उगला और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह से मृत। गर्जन। शियाओबाई ने ज्वाला तेंदुए के शव पर एक चुनौती भरी दहाड़ लगाई, मानो अपनी जीत की घोषणा कर रहा हो। इस बिंदु पर लिन मो का दिल, जो अब तक अनिश्चितता में लटका हुआ था, आखिरकार शांत हो गया।
हालांकि इस लड़ाई का वर्णन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वास्तव में ये पलक झपकते ही घटित हुई और बेहद खतरनाक थी। अगर जियाओ बाई का वाटर ब्लेड फ्लेम लेपर्ड के फायरबॉल से तेजी से संघनित नहीं हुआ होता तो अंतिम परिणाम वास्तव में अनिश्चित होता। इससे उन्हें एक बार फिर विकास की गुणवत्ता के महत्व का एहसास हुआ। शियाओ बाई का वाटर ब्लेड और फ्लेम लेपर्ड का फायरबॉल दोनों ही एंट्री लेवल पर थे। शियाओ बाई की इतनी तेज गति का कारण पूरी तरह से जलात्मा पत्थर ही था, और फिर वाटर ब्लेड की शक्ति थी। जलात्मा पत्थर से प्राप्त संवर्धन के बिना जल ब्लेड अग्निगोले से टकराने पर अग्निगोले की तरह ही नष्ट हो जाता, बजाय इसके कि अग्निगोले को चकनाचूर करने के बाद भी क्षति पहुंचाता रहे। होश में आते ही लिन मो आगे बढ़ा और फ्लेम लेपर्ड का शव उठा लिया। एक टियर 3 विकसित फ्लेम लेपर्ड पिछले ब्लैक बेलीड स्नैक की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था, जिसकी कीमत कम से कम 300,000 के आसपास थी। फिर उसने शियाओ बाई को आराम करने के लिए पशु प्रशिक्षण स्थल पर वापस भेज दिया। लगातार 2 लड़ाइयों के बाद जियाओ बाई की सहनशक्ति काफ़ी कम हो गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ने से पहले आराम करना अधिक समझदारी भरा कदम था। लेकिन तभी उसके पीछे घने जंगल से पत्तों के आपस में रगड़ने की अचानक सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही उसने सरसराहट की आवाज़ सुनी, लिन मो का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और साथ ही साथ शियाओ बाई को पुकारने की तैयारी भी कर ली। हालांकि एक पल बाद ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि आवाज़ के साथ प्रकट होने वाला व्यक्ति एक इंसान था। लगभग 17 या 18 वर्ष का एक युवा बीस्ट मास्टर, जिसने काले रंग के सुरक्षात्मक गियर पहने हुए हैं, एक बैकपैक ले जा रहा है और उसके साथ एक पालतू जानवर है। नमस्कार, दूसरे व्यक्ति ने लिन मो को देखते ही उसका अभिवादन किया। आप भी युद्ध प्रशिक्षण के लिए यहाँ आए हुए बीस्ट मास्टर हैं, है ना? लिन मो ने सिर हिलाया। तुम भी? दूसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए लिन मो के पास जाकर हाथ बढ़ाया। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं लू किंग्यांग हूँ, 9वीं हाई स्कूल का छात्र हूँ। लिन मो ने हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाया। फर्स्ट हाई स्कूल से लिन मो। लू किंग्यांग ने लिन मो को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम फर्स्ट हाई स्कूल के टॉप सीड होगे। लिन मो मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। इस समय युद्ध प्रशिक्षण के लिए यहाँ आने पर उसके एक बीज होने की पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। इसी तरह अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो लू किंग्यांग को 9th हाई स्कूल का शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी होना चाहिए। मैंने एक खूंखार जानवर की दहाड़ सुनी और उसे ढूंढने आया। लू किंग्यांग ने आसपास के युद्ध के निशानों को देखा। ऐसा लगता है कि आपने उस खूंखार राक्षस से निपट लिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह किस रैंक का था? शिशु अवस्था, चरण 5। लिन मो ने सच कहा। लू किंग्यांग की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी और उसने लिन मो को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। शानदार, तुम भी कमजोर नहीं हो। लिन मो ने लू किंग्यांग के बगल में मौजूद पालतू जानवर पर एक नज़र डाली। यह 1 मीटर से अधिक लंबा और आधा मीटर ऊंचा था, जिसकी त्वचा भूरे धूसर रंग की थी और चट्टानी बनावट वाली थी। एक बछड़ा। नाम रिफ्टहूफ ऑक्स। विशेषता पृथ्वी। योग्यता अज्ञात। रेस रैंक टियर 4 निम्न रैंक। जन्मजात कौशल कुचलना उन्नत, मोटी खाल उन्नत। विकास क्रम शिशु अवस्था, चरण 4। हालांकि इसकी विकास दर शियाओ बाई की तुलना में एक पायदान नीचे थी, लेकिन यह मत भूलिए कि फू चेंगली, जो उसके अलावा फर्स्ट हाई स्कूल में सबसे ताकतवर है, उसके पास अभी तक केवल शिशु अवस्था स्टेज 3 में ही एक पालतू जानवर है। इसलिए लू किंग्यांग की ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मैं तुमसे बहुत पीछे हूँ, लू किंग्यांग ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर मेरा सामना शिशु अवस्था के 5वें चरण के खूंखार राक्षस से हो जाए तो शायद मैं अपनी जान बचाने के लिए ही भाग पाऊंगा। यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है, लिन मो ने कहा। तुम्हारा रिफ्टहूफ ऑक्स रक्षा में उत्कृष्ट है। अगर इसका सामना एक स्तर ऊंचे खतरनाक जानवर से भी हो जाए तो भी इसके पास लड़ने का मौका हो सकता है। भाई, मुझे चिढ़ाओ मत। लू किंग्यांग भयभीत दिख रहा था। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? इस अड्डे के खूंखार जानवर बाहर के समान रैंक वाले पालतू जानवरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मेरा रिफ्टहूफ ऑक्स तो समान रैंक वाले को भी हराने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ एक खूंखार जानवर है, वो भी उच्च श्रेणी का। तो असल में आप ही हैं जो वाकई प्रभावशाली हैं। लिन मो ने सिर हिलाया, दूसरे की चापलूसी को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी मौजूदा शारीरिक क्षमता को देखते हुए किंग्युआन अकादमी में प्रवेश पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा। भले ही वह लू किंग्यांग से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन ये केवल बौनों में सबसे लंबा होने के कारण ही था। वैसे क्या आपको पता है, लू किंग्यांग ने आगे कहा, आपके और मेरे अलावा चौथे, छठे और 8वें हाई स्कूल के शीर्ष वरीयता प्राप्त छात्र भी आ चुके हैं। लिन मो की भौहें तन गईं। क्या वे सब आज ही आ गए? हाँ, अंदर आते ही मेरी उनसे मुलाकात हो गई, लू किंग्यांग ने कहा। लिन मो ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? उनकी ताकत कैसी है? ये सभी खिलाड़ी शहर के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर के खिताब के संभावित प्रतिद्वंद्वी थे, इसलिए उनके बारे में पहले से जानना आवश्यक था।
बाकियों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन 8वीं हाई स्कूल की रेन युवान बहुत प्रतिभाशाली है, लू किंगयांग ने कहा। उसकी प्रतिभा का स्तर सी ग्रेड है। उसके जागृत होने से उस समय हमारे इलाके में काफ़ी हलचल मच गई थी। सी ग्रेड, लिन मो काफ़ी हैरान थी। तो फिर वह कियान शहर क्यों नहीं गई? इस वर्ष फर्स्ट हाई स्कूल में भी 2 ऐसे छात्र थे जिनकी प्रतिभा को सी ग्रेड मिला था। लिन रुयू की तरह उन्हें भी अगले दिन प्रांत के लोग अपने साथ ले गए। प्रांत से लोग उसे लेने आए थे, लेकिन उसने निजी कारणों से मना कर दिया, लू किंगयांग ने कहा। लिन मो को तो और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। कियान शहर किंगयुआन प्रांत की राजधानी है और इसकी स्थिति चुवाननिंग की तुलना में हर मामले में कहीं बेहतर है। इसीलिए बहुत से लोग वहां जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। लेकिन रेन युवान ने तो वास्तव में मना कर दिया। ये सचमुच असामान्य था। जब वे बात कर रहे थे तभी पीछे से एक और सरसराहट की आवाज़ आई। पोनीटेल वाली एक लंबी लड़की, जिसने गहरे हरे रंग के सुरक्षात्मक गियर पहन रखे थे, धीरे धीरे जंगल से बाहर निकली। लड़की के बगल में लगभग 1 मीटर लंबा, हल्के बैंगनी रंग का एक उड़ने वाला सांप था। उड़ने वाले सांप की सामान्य बनावट सांप जैसी ही थी, लेकिन उसमें पंखों का एक अतिरिक्त जोड़ा था। हालांकि उड़ने वाला सांप केवल कम ऊंचाई पर थोड़ी दूरी तक ही ग्लाइड कर सकता था और वास्तव में उड़ नहीं सकता था। नाम: बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप। विशेषता: जहर। योग्यता: अज्ञात। रेस रैंक: टियर 5 निम्न रैंक। जन्मजात कौशल: विषैले दांत से काटना उन्नत, विष का छिड़काव उन्नत। विकास क्रम: शिशु अवस्था चरण 4। रेन युवान। लू किंगयांग ने नए आने वाले को पहचान लिया। क्या तुम दक्षिण की ओर नहीं जा रहे थे? तुम भी यहाँ क्यों आ गए? रेन युवान ने लिन मो की ओर एक नज़र डाली, फिर लू किंगयांग की ओर मुड़ गई। मैंने किसी को मेरे बारे में बुरा बोलते सुना, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लू किंगयांग। लिन मो खिलखिलाकर हंस पड़ी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी परिचित हैं। मुझे गलत मत समझो, लू किंगयांग ने मासूमियत से लिन मो की ओर इशारा करते हुए कहा। ये भाई गवाह है, मैं अभी तुम्हारी ही तारीफ कर रही थी। लिन मो ने सिर हिलाया। वह सचमुच आपकी प्रशंसा कर रहा था, कह रहा था कि आप बहुत मजबूत हैं। रेन युवान ने लू किंगयांग को नज़रअंदाज करते हुए लिन मो की ओर हाथ बढ़ाया। 8वीं हाई स्कूल, रेन युवान। उद्धरण चिन्ह: लिन मो, फर्स्ट हाई स्कूल। लिन मो ने संक्षेप में उसका हाथ हिलाया। तुम में से किसने यहाँ उस खूंखार जानवर को मारा? उसका रैंक क्या था? रेन युवान ने जमीन पर बने युद्ध के निशानों की ओर इशारा किया। स्पष्ट रूप से वह भी इस हलचल से आकर्षित हुई थी। ये लिन मो था, लू किंगयांग ने कहा। वह दुष्ट जानवर शिशु अवस्था चरण 5 में था। रेन युवान ने लिन मो को बड़े आश्चर्य से देखा। शानदार, बस किस्मत की बात है, लिन मो ने विनम्रता से कहा। तुम्हारा बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप भी इसे आसानी से मार सकता है। हालांकि बैंगनी पंखों वाला उड़ने वाला सांप केवल शिशु अवस्था चरण 4 में था, फिर भी यह विष गुण वाला पालतू जानवर था। इसके अलावा इसका विष स्प्रे एक उन्नत कौशल था जिसमें अत्यधिक विषैलापन था। एक बार ज्वाला तेंदुए को काट लिया जाता तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। इसलिए कुछ महीनों में रेन युवान के लिए फ्लेम लेपर्ड को मारना उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, एक दूसरे की चापलूसी करना बंद करो, लू किंगयांग ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम दोनों का ऐसा व्यवहार हम जैसे आम लोगों पर बहुत दबाव डालता है। ठीक है। रेन युवान ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। डी ग्रेड रक्षा संवर्धन प्रतिभा के साथ तुम खुद को साधारण कहने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं, लू किंगयांग और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन रेन युवान की निगाहें देखकर उसने तुरंत विनम्रतापूर्वक अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन मन ही मन उसने चुनौती भरे लहजे में बुदबुदाया, कोई व्यक्ति साधारण है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तुलना किससे की जा रही है। उसमें वाकई में डी ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन सी ग्रेड प्रतिभा वाली रेन युवान और शिशु अवस्था के चरण 5 के खूंखार जानवर को मार सकने वाले लिन मो की तुलना में वह वास्तव में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पीछे था। ओह हाँ, लिन मो, तुम्हारे पास भी डी ग्रेड टैलेंट होना चाहिए, है ना? लू किंगयांग ने रेन युवान से बहस करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने लिन मो की ओर देखा। उसने लिन मो को बताया था रेन युवान की प्रतिभा रैंकिंग। रेन युवान ने लिन मो को अपनी प्रतिभा का स्तर बताया था, लेकिन उन्हें अभी भी लिन मो की प्रतिभा का स्तर नहीं पता था। लिन मो ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं एफ ग्रेड का हूँ। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर उन्हें धोखा देना चाहता था, लेकिन बाहरी तौर पर वह केवल ये दावा कर सकता था कि वह एफ ग्रेड का है। हाँ, लू किंगयांग ने 2 बार बेजान हंसी। तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, रेन युवान ने भी सहमति जताते हुए कहा। मुझे भी यह मज़ेदार नहीं लगता। चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल के शीर्ष वरीयता प्राप्त छात्र के पास भला एफ ग्रेड की प्रतिभा कैसे हो सकती है? लिन मो का चेहरा गंभीर था। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सचमुच एफ ग्रेड की हूँ। क्या तुम सचमुच मजाक नहीं कर रहे हो?
लुकिंग्यांग ने दोबारा पूछे बिना नहीं रह सकी। हालांकि लिन मो के चेहरे के भाव से ही जवाब मिल गया था, फिर भी उसे इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। सवाल सुनते ही रेन युवान ने तुरंत लिन मो की ओर देखा, वह भी एक निश्चित जवाब चाहती थी। मैं सचमुच मजाक नहीं कर रही हूँ, लिन मो ने उन्हें फिर से आश्वस्त किया। लू क्विंग्यांग, रेन युवान, वे दोनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल का सम्मानित शीर्ष वरीयता प्राप्त छात्र वास्तव में F ग्रेड प्रतिभा था। क्या दुनिया अब इतनी पागल हो गई है? लिन मो, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है? लुकिंग्यांग ने पूछा। उनके विचार में, यदि चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल में E ग्रेड प्रतिभा वाला एक भी छात्र होता, तो F ग्रेड प्रतिभा वाले लिन मो के लिए बीज बनना असंभव होता। रेन युवान ने ये सवाल सुनने के बाद लुकिंग्यांग को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। लुकिंग्यांग को शायद अभी तक स्थिति पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन उसने इसे पहले ही समझ लिया था। चुवाननिंग नंबर 1 हाई स्कूल में उच्च कोटि की प्रतिभा वाले छात्र कैसे नहीं हो सकते? फिर भी लिन मो एक F ग्रेड प्रतिभा है। बीस्टमास्टर ने उच्च श्रेणी के प्रतिभाशाली बीस्टमास्टरों की भीड़ पर विजय प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया। इससे ये साबित हो गया कि लिन मो उन लोगों से ज़्यादा ताकतवर था। एक साधारण प्रतिभा का शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनना साधारण प्रतिभा के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बनने से भी कहीं अधिक उल्लेखनीय है। रेन युवान ने लिन मो की ओर देखा। तुम सचमुच अद्भुत हो, सचमुच अद्भुत। लुकिंग्यांग भी अब समझ गया था, और उसने लिन मो को जिस नज़र से देखा उसमें प्रशंसा का भाव झलक रहा था। लिन मो इस पर केवल अपना सिर हिला सका और कड़वी मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लिया। अगर वह ऐसा कर पाता तो वह सचमुच सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करना चाहता था कि उसके पास दिव्य स्तर की प्रतिभा है। तब उसे यहाँ इतनी बुरी तरह से प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ेगा। उस समय किंगयुआन अकादमी की तो बात ही छोड़िए, यह अनुमान लगाया जाता था कि चीन की 3 सबसे प्रतिष्ठित अकादमियां उसे भर्ती करने के लिए जी जान से होड़ करेंगी। लेकिन ये ऐसी चीज़ें थीं जिनके बारे में वह सिर्फ सपने ही देख सकता था। जब तक वह ये साबित नहीं कर देता कि उसके पास दिव्य श्रेणी की प्रतिभा है, तब तक वह सार्वजनिक रूप से केवल ये दावा कर सकता है कि उसके पास F ग्रेड प्रतिभा है। अरे हाँ, उसने उन दोनों की ओर देखा और कहा, यहाँ खून की गंध अन्य खूंखार जानवरों को आकर्षित कर सकती है। सुरक्षा के लिहाज से हमें पहले इस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो चलिए यहीं अलविदा कहते हैं, मुझे वैसे भी ट्रेनिंग के लिए जाना है, रेन युवान ने दृढ़ता से कहा। इतना कहकर उसने उन दोनों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपने बैंगनी पंखों वाले उड़ने वाले सांप के साथ चली गई। तो मैं भी चलता हूँ, यहाँ आने के बाद से मुझे एक भी खूंखार जानवर नहीं मिला, लुकिंग्यांग ने रेन युवान से अलग दिशा में जाते हुए कहा। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य युद्ध का अनुभव प्राप्त करना था, इसलिए लोग आमतौर पर एक साथ यात्रा नहीं करते थे। उन दोनों के काफ़ी दूर चले जाने के बाद लिन मो ने अपने मन को गति दी और जुवानवु को उसके पशु वशीकरण क्षेत्र से बाहर बुलाया। फिर उसने लोकेटर को जुवानवु के कवच के अंदर रख दिया, जुवानवु को झाड़ियों के एक झुंड में छिपा दिया और स्वयं अपने आंतरिक स्थान में प्रवेश कर गया। इस समय लिन मो की व्यवस्था के बाद आंतरिक स्थान को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, विश्राम क्षेत्र और रहने का क्षेत्र। विश्राम क्षेत्र बहुत ही साधारण था, केवल एक बिस्तर और बिस्तर की चादरें। बैठक का कमरा अधिक जटिल था, जो बर्तनों, कटोरियों, खाने पीने के सामान, मेजों और कुर्सियों से पूरी तरह सुसज्जित था और रसोई और भोजन कक्ष दोनों के रूप में कार्य करता था। साधारण भोजन करने और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के बाद लिन मो पलंग पर पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गई, जल आत्मा पत्थर को पकड़े हुए, और ध्यान करने लगी। उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले की परीक्षा नज़दीक आ रही थी और अब उसके पास समय कम था, इसलिए वह शियाओबाई के आराम करने के समय को बर्बाद नहीं कर सकता था। इसी समय आंतरिक स्थान के लाभ स्पष्ट होने लगे। अन्य बीस्टमास्टर्स के लिए उनके पालतू जानवर जितना अधिक आराम करते थे, उतना ही कम वे अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत करते थे। क्योंकि जब कोई पालतू जानवर लड़ने में असमर्थ होता है, तो वह बीस्टमास्टर के लिए सबसे कमज़ोर क्षण होता है। ऐसे समय में बीस्टमास्टर को खतरे को आने से रोकने के लिए लगातार सतर्क रहना चाहिए। विशेषकर इस तरह के बाहरी वातावरण में पालतू जानवर और पशु स्वामी एक साथ आराम नहीं कर सकते, उन्हें बारी बारी से पहरा देना होगा। इसका सीधा परिणाम ये होता है कि समय का उपयोग बेहद कम होता है, जिसका अर्थ है कि वास्तव में प्रत्येक दिन प्रशिक्षण के लिए बहुत कम समय उपलब्ध होता है। हालांकि लिन मो को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। जब शियाओबाई आराम करता था तो वह भी आराम कर सकता था। इसके अलावा यह एक ऐसा विश्राम था जहां उनकी आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई थी। आपको ये जानना चाहिए कि ऐसे जंगली वातावरण में भले ही कोई पालतू जानवर रात में पहरा दे रहा हो, फिर भी पशु स्वामी चैन से सो नहीं सकता। इसके अलावा इससे उत्पन्न होने वाले विभिन्न खतरों का उल्लेख करना भी जरूरी है।
जंगल में सांपों, कीड़ों, चूहों की आवाज़ें और पक्षियों और जानवरों की चीखें ही किसी व्यक्ति को बुरी तरह से परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। इसी वजह से छात्र यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते। शारीरिक थकावट को तो संभाला जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक अपर्याप्त आराम के कारण होने वाली आध्यात्मिक थकावट ही वास्तव में किसी व्यक्ति को तोड़ सकती है। इसलिए शुवानवु के आंतरिक स्थान को वास्तव में जंगल के लिए एक दिव्य कौशल कहा जा सकता है। 2 घंटे ध्यान करने के बाद शियाओबाई ठीक हो गया था। इसके बाद लिन मो ने जुवानवु को एक तरफ रख दिया और जियाओबाई के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। दोपहर हो चुकी थी और पहाड़ों में रोशनी कम हो रही थी। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि ये दुष्ट जानवरों का सक्रिय काल था, क्योंकि जंगल में तरह तरह की आवाज़ें लगभग लगातार आ रही थीं, जिससे लिनमो की नसें लगातार तनाव में थीं और वह ज़रा सा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वे ज़्यादा दूर नहीं चले। उनका तीसरा प्रतिद्वंदी सामने आया। नाम, मोटी चमड़ी वाला जंगली सुअर। विशेषता, पृथ्वी। योग्यता, अज्ञात। रेस रैंक, द्वितीय श्रेणी विकसित। जन्मजात कौशल, तीव्र आक्रमण मध्यवर्ती। विकास क्रम, शिशु अवस्था, चरण 4। गर्जन। दुश्मन को देखते ही शियाओबाई ने लिनमो के आदेश का इंतजार नहीं किया, उसने धीमी दहाड़ लगाई और तुरंत आगे बढ़ गया। इस पर लिनमो ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने गौर किया कि पिछली 2 लड़ाइयों के बाद शियाओबाई का उग्र स्वभाव उत्तेजित प्रतीत हो रहा था और उसका लड़ने का उत्साह पहले से कहीं अधिक था। मोटी चमड़ी वाला जंगली सुअर पृथ्वी तत्व का प्राणी था। यह एक क्रूर जानवर था और इसकी रक्षात्मक क्षमता उसी रैंक के सामान्य क्रूर जानवरों की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। हालांकि शियाओबाई के एंट्री लेवल वाटर ब्लेड के सामने इसकी रक्षा अभी भी कमजोर थी और यह आसानी से पराजित हो गया। एक चार्ज हमले को शियाओबाई द्वारा चकमा दिए जाने के बाद शियाओबाई के लगातार 2 वाटर ब्लेड से उसे जमीन पर गिरा दिया गया। जब मोटी चमड़ी वाले जंगली सुअर ने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया तो लिनमो आगे बढ़ा और शव को अपने पशु प्रबंधन स्थान में ले गया। हालांकि मोटी चमड़ी वाले जंगली सुअर की सामग्री बहुत मूल्यवान नहीं है, फिर भी इसे 30 से 50 हजार में बिकना चाहिए, है ना? लिनमो ने धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसने पाया कि शियाओबाई के व्यवहारिक युद्ध अनुभव को बढ़ाने की तुलना में प्रत्येक खूंखार जानवर को मारने से होने वाले लाभ की गणना करना उसे अधिक प्रेरित करता प्रतीत होता था। इससे अचानक उसके मन में अगले महीने के जीवन को लेकर उत्साह भर गया। वह सोच रहा था कि इस जगह को छोड़ने तक वह कितना पैसा कमा लेगा। पलक झपकते ही 1 सप्ताह बीत गया। आंतरिक अंतरिक्ष के अस्तित्व के कारण लिनमो का जीवन बहुत आरामदायक था और वह अभी भी उतना ही तरोताजा और ऊर्जावान दिखता था जितना कि वह पहली बार पहाड़ में प्रवेश करते समय दिखता था। 7 दिनों में उसने और जियाओबाई ने मिलकर कुल 32 खूंखार राक्षसों को मार डाला था। इनमें शिशु अवस्था में 8 क्रूर राक्षस शामिल थे। शिशु अवस्था में 20 क्रूर जानवरों में से रैंक 4, रैंक 5 और शिशु अवस्था में 4 क्रूर जानवर छठा स्थान। उच्च श्रेणी के खूंखार जानवरों की बात करें तो बेस में वे भी मौजूद थे, लेकिन लिनमो ने आसानी से उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। शिशु अवस्था में पालतू जानवरों के लिए रैंक दमन का प्रभाव अभी भी बहुत मजबूत है। जियाओबाई शिशु अवस्था को हराने में सक्षम था। रैंक 6 के खतरनाक जानवर मुख्य रूप से स्टील का उपयोग करके पास आते हैं और फिर अप्रत्याशित रूप से पीछे से वाटर ब्लेड से हमला करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसने हत्यारे की शैली का अनुसरण किया। फिर भी उसने केवल शिशु अवस्था को ही निशाना बनाने का साहस किया। छठे रैंक के ऐसे खूंखार जानवर जो बहुत ताकतवर नहीं थे, इसलिए उन्होंने शिशु अवस्था में ही क्रूर जानवरों की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। रैंक 7 और उससे ऊपर। फिर भी इन 7 दिनों में उनकी उपलब्धियां काफ़ी महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि 32 खूंखार राक्षसों के शव लगभग 3 मिलियन में बिकेंगे। मामूली उतार चढ़ाव होने पर भी ये संख्या 2.6 मिलियन से कम नहीं होगी। इस दर से गणना करने पर जब तक वह बेस छोड़ेगा उसके पास न केवल उस छोटी अमीर लड़की को पैसे वापस करने के लिए पर्याप्त धन होगा, बल्कि एक बड़ा अधिशेष भी होगा। इस तरह कम से कम निकट भविष्य के लिए उसे जुवानवु और जियाओबाई के राशन के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गर्जन। तभी अचानक जियाओबाई ने धीमी सी गुर्राहट निकाली। लिनमो तुरंत समझ गई कि शियाओबाई का क्या मतलब था। आगे जंगल से युद्ध की आवाज़ें और इंसानों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। चलो चलते हैं, एक नज़र डालते हैं। लिनमो ने शियाओबाई को आगे चलने का इशारा किया। जिस दिन उसने पहली बार पहाड़ में प्रवेश किया था उस दिन लू किंग्यांग और रेन युवान से मिलने के बाद से इन 7 दिनों में उसकी मुलाकात किसी और से नहीं हुई थी। चूंकि अब उसका सामना किसी से हो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जाकर जांच पड़ताल करनी पड़ी। शियाओबाई की गति बहुत तेज थी। लगभग 2 मिनट बाद लिनमो को भी आगे से शोर सुनाई दिया। खूंखार जानवरों और पालतू जानवरों की दहाड़ों के अलावा एक थोड़े घबराए हुए आदमी की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। आवाज़ के भाव से ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति युद्ध में अपने पालतू जानवर को निर्देश दे रहा था, लेकिन स्थिति आशाजनक नहीं लग रही थी।
लगभग 1 मिनट और आगे चलने के बाद लिनमो को आखिरकार स्थिति स्पष्ट रूप से समझ आ गई। जंगल में लड़ रहे दोनों पक्ष अभी शुरुआती दौर में थे। रैंक 4 मैग्मा कछुआ और एक शिशु अवस्था रैंक 5 सफ़ेद बालों वाला बंदर। इस समय मैग्मा कछुआ स्पष्ट रूप से नुकसान में था। इसका बचाव इतना मजबूत था कि यह सफ़ेद बालों वाले बंदर के हमलों का मुश्किल से ही सामना कर पाया। अगर यह उसी रैंक का कोई अन्य पालतू जानवर होता तो शायद वह पहले ही हार चुका होता। मैग्मा कछुए से ज़्यादा पीछे नहीं। 17 या 18 वर्ष का एक युवा बीस्ट मास्टर, जिसने काले सुरक्षात्मक वस्त्र पहने हुए थे और जिसका वजन थोड़ा अधिक था, पसीने से तरबतर होकर युद्ध का निर्देशन कर रहा था। हालांकि मैग्मा कछुए और सफ़ेद बालों वाले बंदर की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था और उसके आदेशों से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। दोस्त, क्या तुम्हें मदद चाहिए? लिनमो ने बीस्ट मास्टर की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, ये लड़का भी किसी कॉलेज का शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी होगा। थोड़ा अधिक वजन वाले बीस्ट मास्टर ने आखिरकार लिनमो को देखा और मानो किसी उद्धारकर्ता को देखकर उसने तुरंत कहा, हाँ, कृपया मेरी जल्दी मदद करें। तो चलिए अब मान लेते हैं इस सफ़ेद बालों वाले बंदर का शव मेरा है, लिनमो ने अप्रिय सच्चाई को सीधे सीधे कह दिया। शिक्षक अक्सर कक्षा में ऐसे मामलों के बारे में बात करते थे जहां बीस्ट मास्टर्स ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन लूट के बंटवारे को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। इसलिए मदद की पेशकश करने से पहले शर्तों पर बातचीत करना पशुपालन की दुनिया में एक अलिखित नियम माना जाता था। मैं सहमत हूँ, थोड़े मोटे बीस्ट मास्टर ने तुरंत सहमति दे दी। तभी लिनमो ने अपने बगल में बैठे शियाओ बाई की ओर देखा और कहा, जाओ, हालात के हिसाब से फैसला करो। दर्जनों लड़ाइयों के बाद, दीक्षा संस्कार के बाद, अब शिशु अवस्था रैंक 5 के खतरनाक जानवरों ने शियाओ बाई पर कोई दबाव नहीं डाला। इसके अलावा इस सफ़ेद बालों वाले बंदर की ताकत भी खास अधिक नहीं थी। नाम, सफ़ेद बालों वाला बंदर। विशेषता, लकड़ी। योग्यता, अज्ञात। रेस रैंक, टियर 3 मध्यवर्ती। जन्मजात कौशल, हथौड़ा प्रहार मध्यम स्तर, दहाड़ मध्यम स्तर। विकास क्रम, शिशु अवस्था रैंक 5। स्विश। लिनमो का आदेश सुनकर जियाओ बाई तुरंत हरकत में आया और बिना किसी झिझक के सफ़ेद बालों वाले बंदर की ओर झपटा और उस पर अपने पंजे से वार किया। इस भयंकर हमले ने सफ़ेद बालों वाले बंदर को यह एहसास दिलाया कि शियाओ बाई मैग्मा कछुए की तुलना में कहीं अधिक बड़ा खतरा था। इसलिए उसने तुरंत घायल मैग्मा कछुए को छोड़ दिया, मुड़ा और अपने मोटे ऊपरी अंगों को घुमाकर शियाओ बाई के टाइगर क्लॉ का सामना किया। लेकिन जैसे ही सफ़ेद बालों वाले बंदर की हथेली शियाओ बाई के बाघ के पंजे से टकराने वाली थी, शियाओ बाई ने अचानक अपना पंजा पीछे खींच लिया। उसी समय शियाओ बाई के सामने एक जल ब्लेड बनने लगा। सफ़ेद बालों वाले बंदर को यह उम्मीद नहीं थी कि शियाओ बाई का हमला एक छल होगा। अपना निशाना चूकने के बाद अपनी बाँह को जोर से घुमाने से उत्पन्न जड़त्व के कारण उसका शरीर अनजाने में आगे की ओर लड़खड़ा गया। ये बिल्कुल वही क्षण था। एक जल ब्लेड निकला और उसकी छाती पर जा गिरा। पफ! एक स्पष्ट चीरने की आवाज़ सुनाई दी। सफ़ेद बालों वाले बंदर की छाती पर आधा ची लंबा एक गहरा घाव हो गया और उससे तुरंत खून बहने लगा। आओ! सफ़ेद बालों वाले बंदर ने दर्द भरी दहाड़ मारी। लेकिन अगले ही पल वह गर्जनापूर्ण ध्वनि अचानक एक मूर्त लहर में बदल गई जो शियाओ बाई की दिशा में फैल गई। गरज मध्यम ध्वनि प्रकार कौशल, एक विशाल गर्जना उत्सर्जित करता है जिससे दुश्मन पर क्षणिक आत्मा प्रभाव पड़ता है। एक ही समय पर शाओ बाई के सामने दूसरी जल तलवार भी बन गई थी और उसने एक बार फिर सफ़ेद बालों वाले बंदर की ओर वार किया। पफ! असहनीय दर्द से कराहते सफ़ेद बालों वाले बंदर के पास बचने का समय नहीं था। जल तलवार ने बिल्कुल सटीक प्रहार करते हुए उसकी गर्दन पर वार किया और उसका आधा हिस्सा धड़ से अलग कर दिया। उसकी कटी हुई गर्दन से भारी मात्रा में खून बह निकला। सफ़ेद बालों वाला बंदर तुरंत खून से लाल हो गया, मानो खून में नहाया हो। फिर उसने 2 बार कमज़ोर संघर्ष किया और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। और उसी क्षण जियाओ बाई ध्वनि तरंगों के कंपन से घिर गया। तब ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि शियाओ बाई के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक खालीपन सा भाव आ गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गर्जना मध्यवर्ती ने इस पर एक आध्यात्मिक प्रभाव डाला था। हालांकि चूंकि सफ़ेद बालों वाला बंदर पहले ही मर चुका था, इसलिए वह खालीपन 1 सेकंड से भी कम समय तक ही रहा। फिर भी इस दृश्य ने लिनमो के दिल में चिंता की भावना पैदा कर दी। अगर सफ़ेद बालों वाला बंदर मरा नहीं होता और जब शियाओ बाई अचेत था तब भी हमला जारी रखता, तो इससे शियाओ बाई को गंभीर नुकसान हो सकता था। शेर खरगोश का शिकार करते समय भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। वह भी थोड़ी सी लापरवाही कर बैठा था, क्योंकि वह शियाओ बाई को पूरी तरह से स्टील्थ से शुरुआत करने की अनुमति दे सकता था। उस स्थिति में सफ़ेद बालों वाले बंदर को शायद रोर का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करनी चाहिए। मन ही मन खुद को फटकारने के बाद लिनमो आगे बढ़ा और सफ़ेद बालों वाले बंदर के शव को अपने पशु प्रबंधन स्थान में रख दिया। थोड़ा मोटा बीस्ट मास्टर आखिरकार होश में आया और लिनमो को हैरानी भरे भाव से देखते हुए बोला, ये सब पल भर में खत्म हो गया।
उस सफ़ेद बालों वाले बंदर ने उसे बुरी तरह कुचल दिया था। लिनमो का सामना करते समय यह इतना कमज़ोर क्यों हो गया? गोंगजू की बातें सुनकर लिनमो ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, नहीं तो क्या तुम मुझे भी थोड़ी देर के लिए इससे पिटवाना चाहते थे? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था, थोड़े मोटे बीस्टमास्टर ने जल्दी से कहा। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर होगे। उसने लिनमो को कुछ प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। मेरा नाम गोंगजू है, मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। लिनमो ने सिर हिलाया। ये तो बस एक छोटा सा प्रयास था, इसे इतना गंभीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वह नहीं भी आता तो भी गोंगजू मदद के लिए अपने संकटकालीन बीकन का इस्तेमाल कर सकता था। भले ही उनके ठहरने की अवधि 0 पर रीसेट हो जाती, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी होती। तुम्हारे लिए तो यह मामूली प्रयास था, लेकिन मेरे लिए यह पुनर्जन्म के समान महत्वपूर्ण है, गोंगजू ने कहा। वरना मुझे अपने पालतू जानवर को बदलना पड़ सकता था। अगर लिनमो समय पर नहीं आता तो भले ही वह बचाव दल के आने का इंतजार कर सकता था, फिर भी उसका लावा टर्टल नहीं बच पाता। एक बार जब किसी बीस्टमास्टर के पालतू जानवर की मृत्यु हो जाती है तो इससे स्वयं बीस्टमास्टर को बहुत अधिक आध्यात्मिक आघात पहुंचता है, और वे बहुत लंबे समय तक किसी अन्य पालतू जानवर को अपने पास नहीं रख पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फोर्थ हाई स्कूल के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के लिए सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अधिक गंभीर मामलों में इसके कारण उसका पूरा जीवन और भाग्य फिर से लिखा जा सकता है। इसलिए जब उन्होंने कहा कि यह एक तरह से नया जन्म लेने जैसा था, तो यह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। औपचारिकताएं छोड़ें, लिनमो ने गोंगजू की ओर देखते हुए कहा। मैं वास्तव में थोड़ा उत्सुक हूं, आपने शिशु अवस्था के 5वें स्तर के खूंखार राक्षस को कैसे उकसा दिया? इस अड्डे पर मौजूद खूंखार जानवर ज्यादा आक्रामक नहीं थे। अगर उनमें से किसी का सामना अपने से ज्यादा ताकतवर किसी चीज से होता तो वे आमतौर पर उससे पहले ही बच निकलने का रास्ता ढूंढ लेते थे। गोंगजू ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, यह मेरी अपनी गलती थी। मैंने सोचा था कि यह शिशु अवस्था का 4थे स्तर का सफ़ेद बालों वाला बंदर है। लिनमो, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यही कारण होगा। हालांकि किसी खूंखार जानवर के विकास के चरण का सटीक आकलन करने के लिए कुछ हद तक अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन सफ़ेद बालों वाले बंदर जैसे एक सामान्य खूंखार जानवर को गलत समझना वास्तव में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। खांसी, गोंगजू ने अजीब तरह से खांसा और तुरंत विषय बदल दिया। वैसे मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता। फर्स्ट हाई स्कूल की लिनमो ने कहा। लिनमो, मैं याद रखूंगा। गोंगजू ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या तुम आज ही बेस पर पहुंचे हो? नहीं, आज 8वां दिन है। 8 दिन? गोंगजू की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। इस हालत में तुम यहाँ 8 दिन कैसे रह सकते हो? इस समय लिनमो के कपड़े साफ सुथरे थे, उसका चेहरा गुलाबी था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह तरोताज़ा और ऊर्जावान लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह 8 दिन यहाँ रुका हो, क्योंकि अगर कोई सचमुच 8 दिन तक रुका होता तो उसके शरीर से पसीने की दुर्गंध आ रही होती, उसकी त्वचा थोड़ी खुरदरी हो गई होती और उसकी आंखें लाल हो गई होती। आखिरकार इस समय वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ, वह सचमुच 8 दिन पहले आया था। उस आवाज़ का पीछा करते हुए लुकिंग्यांग धीरे धीरे अपने रिफ्ट हूफ ऑक्स के साथ चलकर वहां पहुंचा। हालांकि लिनमो की शक्ल देखकर वह भी थोड़ा अनिश्चित हो गया। तुम्हारे हाव भाव देखकर उसने लिनमो को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम सामान लेने गई थीं? नहीं, आप आपूर्ति केंद्र पर स्नान नहीं कर सकते, तो आप बीच में ही चले गए और फिर वापस आ गए, है ना? यही एक और स्पष्टीकरण था जो उसे सूझ रहा था, क्योंकि लिनमो को देखकर साफ लग रहा था कि उसने पिछले कुछ दिनों में नहाया है, और पहाड़ों की भयावह परिस्थितियों को देखते हुए नहाना तो बिल्कुल ही असंभव था। ठीक है, लिनमो इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे सीधे यह बात मान ली। वह फिलहाल आंतरिक स्थान के मामले को उजागर नहीं करना चाहता था। ज़ेड की अंगूठी रखना अपराध है का सिद्धांत किसी भी दुनिया में सार्वभौमिक था। अगर लोगों को पता चल जाता कि जुवानवू ने आंतरिक शक्ति को जागृत कर लिया है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई भी उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखेगा। किसी के पालतू जानवर को चुराने के लिए उसकी हत्या करना जैसी घटनाएं इस दुनिया में दुर्लभ नहीं थीं, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह फिलहाल एक बिल्कुल ही महत्वहीन व्यक्ति था, न शक्ति, न प्रभाव और न ही कोई पृष्ठभूमि। अगर कोई सचमुच उसे मार भी देता तो भी वह बस मरा हुआ ही रहता। जब वह समय आएगा तो उसके माता पिता और सन लेई के अलावा शायद कोई भी उसके लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं होगा। रुको, वह अमीर लड़की भी शायद उसके लिए रोएगी, लेकिन तब तक तो उसकी मौत हो चुकी होगी, इसलिए न्याय की गुहार लगाना भी व्यर्थ होगा। इसलिए उन्हें इस मामले में बेहद सावधानी बरतनी पड़ी। तुम अब भी बुद्धिमान हो। लुकिंग्यांग ने लिनमो की ओर देखा। अगर मुझे पता होता कि जंगल में जीवन इतना कठिन होगा तो मैं कभी भी उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बारे में नहीं सोचती, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
अब जब मैंने आखिरकार अब तक सहन कर लिया है तो हार मानना अफसोस की बात है, लेकिन जारी रखना सचमुच पीड़ादायक है, यह एक दुविधा मात्र है। बिल्कुल सही कहा, गोंगजू ने गहरी सहमति जताते हुए कहा। जंगल में ये जीवन इंसानों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इन 8 दिनों में मुझे एक भी रात चैन से नींद नहीं आई और न ही एक बार भी गर्म खाना मिला। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, भले ही मैं मरूं नहीं। भाई, तुम मुझे समझते हो। लू किंगयान को लगा जैसे उसे अपना हमसफर मिल गया हो और उसने गोंगजू का हाथ थाम लिया। तुम्हारे कहे हर शब्द में वो बात झलकती है जो मैं महसूस करता हूँ। लिन मो ने उन दोनों को देखा जो आपसी सहानुभूति से इतने भरे हुए थे कि उनका मन कर रहा था कि वे गले लगकर रो पड़ें, और उसने समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझा। अपने भीतर एक अलग ही स्थान होने के कारण वह वास्तव में इन दोनों के साथ सहानुभूति नहीं रख सका। लेकिन अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। गोंगजू के चेहरे के भावों को समझना मुश्किल था, ये खुशी थी या निराशा। मेरा पालतू जानवर बुरी तरह घायल है और उसे अस्पताल ले जाना ही होगा। अस्पताल में भर्ती होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यही तो अच्छा है, कम से कम अब आपको मेरी तरह दुविधा और पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा, लू किंगयांग ने कहा। बिल्कुल, गोंगजू मुस्कुराया। तो मैं पहले चलता हूँ। मैं पालतू जानवर की चोट को ज्यादा देर तक टालने की हिम्मत नहीं कर सकता। लू किंगयांग ने सिर हिलाया। ठीक है, चोट का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। गोंगजू ने लिन मो की ओर मुड़कर कहा, एक बार फिर धन्यवाद। आज आपने जो दयालुता दिखाई मैंने उसे याद रखा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से आपको उदारतापूर्वक इसका प्रतिफल दूंगा। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ही धन्यवाद का उपहार दे चुके हैं, लिन मो ने कहा। वह सफ़ेद बालों वाले बंदर के शव का जिक्र कर रहा था। उनके अनुमान के अनुसार उस शव की कीमत लगभग 200,000 होनी चाहिए। गोंगजू मुस्कुराया, कुछ और नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। तो मैं भी जा रहा हूँ अपनी पीड़ाओं की ओर। लू किंगयांग ने लिन मो को अलविदा कहा और फिर किसी शहीद की तरह घने जंगल में चल पड़ा। लिन मो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और शियाओ बाई को शियाओ लैन पर्वत के और अंदर ले गया। शिशु अवस्था के स्तर 5 के क्रूर जानवरों को भी शियाओ बाई के युद्ध कौशल को बेहतर बनाने में मदद करना पहले से ही मुश्किल लग रहा था। इसलिए आने वाले दिनों में उसने शियाओ बाई को लेकर छठे स्तर के और भी खूंखार राक्षसों को चुनौती देने की योजना बनाई। ये बहुत साहसिक कदम था और बहुत जोखिम भरा। इससे उसे अस्पताल जाने के लिए मजबूर होना भी पड़ सकता है। लेकिन अब उनके लिए उस रिकॉर्ड को तोड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था शियाओ बाई की युद्ध क्षमता में सुधार करना। इसलिए उसे यह जोखिम उठाना पड़ा। जैसे ही लिन मो शियाओ लैन पर्वत की गहराई में प्रवेश कर रहा था, शियाओ लैन माउंटेन ट्रेनिंग बेस के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक लकड़ी के घर के अंदर जू किमिंग और कई अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं कुर्सियों पर बैठे थे। उनकी निगाहें दीवार पर लगी एक बड़ी स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। स्क्रीन पर जो प्रदर्शित हो रहा था वह शियाओ लैन माउंटेन ट्रेनिंग बेस का एक इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र था। इस समय उस मानचित्र पर विभिन्न स्थानों पर कई क्रमांकित लाल बत्ती बिंदु लयबद्ध रूप से चमक रहे थे। आज 8वां दिन है। बीच में बैठा काले फ्रेम का चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बाकी लोगों को देख रहा था। पिछले सालों के अनुभव के आधार पर जल्द ही कोई न कोई सामने आएगा। ऐसे ही देखते रहना हमारे लिए उबाऊ है, क्यों न हम कोई शर्त लगा लें। उसके बगल में खड़ी कंधे तक लंबे बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला ने पूछा, आप किस पर शर्त लगाना चाहते हैं? काले फ्रेम वाले चश्मे पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, चलिए शर्त लगाते हैं कि किस स्कूल का बच्चा सबसे आखिर में पैदा होगा। इसमें शर्त लगाने लायक क्या है? एक और गंजे मोटे आदमी ने कहा, हर कोई तो अपने स्कूल के ही छात्र के जीतने पर शर्त लगाएगा। तो चलिए शर्त लगाते हैं, काले फ्रेम वाले चश्मे पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। लेकिन चूंकि यह शर्त है तो क्या हमें कुछ रकम दांव पर नहीं लगानी चाहिए? वाह लियू हेयुन, तुमने तो सब कुछ सोच समझकर किया है। जू किमिंग हंसते हुए बोली, तुम्हारे चौथे हाई स्कूल की रेन युवान के पास सी ग्रेड की प्रतिभा है, ये फायदा कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुम डर गई हो? लियू हेयुन ने पलटकर जवाब दिया। डर के मारे मेरे पैर कांप गए। जू किमिंग ने मेज पर हाथ पटका। बताओ, दांव पर क्या लगा है? 1,00,000 युआन प्रति व्यक्ति कैसा रहेगा? लियू हेयुन ने बाकी लोगों की ओर देखा। जिस भी स्कूल का बच्चा सबसे आखिर में निकलेगा, हमारी सारी रकम उसी को जाएगी। बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जू किमिंग ने सबसे पहले सहमति जताई। हालांकि वे शिक्षक थे, लेकिन वे पेशेवर बीस्ट मास्टर भी थे। 1,00,000 युआन उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। इसके अलावा भले ही 8वीं कक्षा में रेन युवान का ग्रेड सी था, फिर भी उसे लिन मो पर बेवजह बहुत भरोसा था। मैं भी शामिल हूँ, गंजे मोटे आदमी ने भी एक साथ कहा। शिक्षक जू, मेरा सुझाव है कि आप इसमें शामिल न हो, क्योंकि आपका चौथा हाई स्कूल निश्चित रूप से हार जाएगा। कंधे तक लंबे बालों वाली महिला शिक्षिका ने कहा। जू पिंगशान ने उसकी ओर देखा।
शिक्षिका यू, क्या आप हमारे चौथे हाई स्कूल को कुछ ज़्यादा ही कमतर नहीं आंक रही हैं? यू होंग्यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं फोर्थ हाई स्कूल को नीचा समझती हूँ, लेकिन खुद ही देख लो। उसने दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया। इस समय स्क्रीन पर नंबर 4 वाला लाल प्रकाश बिंदु तेजी से अड्डे के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। जू पिंगशान की भौहें तन गईं। ये बच्चा इतनी जल्दी बाहर क्यों आ रहा है? लियू हेयुन ने कहा, 8वां दिन इन बीजों के लिए अंतिम समय सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर वह अभी बाहर आता है तो संभवतः उसे कोई परेशानी हो गई है। बेहतर होगा कि आप जाकर देख लें। जू पिंगशान ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और चला गया। लियू हेयुन ने फिर से बाकी लोगों की तरफ देखा। अब चौथी हाई स्कूल की छुट्टी हो गई है। बाकी लोग क्या कहते हैं? हमारा 9वां हाई स्कूल शुरू हो गया है, यू होंग्यान ने सहमति जताई। शिक्षक चेन, आपके छठे हाई स्कूल का क्या हुआ? लियू हेयुन ने सूट पहने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा जो अभी तक कुछ नहीं बोला था। चेन सिक्सियन ने बड़ी स्क्रीन से अपनी नज़र हटाई। चूंकि आप सभी इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो हमारा छठा हाई स्कूल स्वाभाविक रूप से इसमें कोई कमी नहीं छोड़ सकता। मैं तैयार हूँ। अच्छा, लियू हेयुन हंस पड़ी। तो फिर बात पक्की हो गई। 100,000 to 100,000 रुपये, और ये उस व्यक्ति को मिलेंगे जिसका बीज सबसे आखिर में निकलेगा। अरे! इस क्षण यू होंग्यान ने अचानक आश्चर्य से धीमी सी आवाज़ निकाली। शिक्षक जू, आपके प्रथम हाई स्कूल का होनहार छात्र कहीं खो तो नहीं गया? वह शाओलैन पर्वत की गहराई में क्यों जा रहा है? ये सुनकर अन्य शिक्षकों ने भी लिनमो का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रमांक 1 वाले प्रकाश बिंदु की ओर देखा। और जैसा कि उम्मीद थी, उन्होंने पाया कि प्रकाश का वह बिंदु आधार की गहराई की ओर बढ़ रहा था। जिस तरह से वह अभी व्यवहार कर रहा है, वह जल्द ही छठे दर्जे के खूंखार जानवरों की गतिविधि सीमा में प्रवेश कर जाएगा। लियू हेयुन ने जू किमिंग की ओर देखा। शिक्षक जू, क्या आप उसे याद दिलाना चाहेंगे? यह कोई मजाक नहीं है। जू किमिंग ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। अभी देखते हैं क्या होता है। एक और, अगर वह अब उसे याद दिलाता है तो लिनमो के पहले के ठहरने की अवधि अमान्य हो जाएगी। दूसरी ओर, लिनमो के बारे में अपनी समझ के आधार पर उसे लगा कि लिनमो खो जाने जैसी इतनी छोटी सी गलती नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि लिनमो की वर्तमान हरकतें संभवतः जानबूझकर की गई थीं। इससे उनके दिल में थोड़ी सी उम्मीद भी जाग उठी। क्या वर्तमान लिनमो रैंक 6 की शिशु अवस्था से निपटने में सक्षम है? खूंखार जानवर। शिक्षक जू, आपको इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। चेन सिक्सियन ने उन्हें याद दिलाया। छठे क्रम की शिशु अवस्था। खतरनाक जानवर। अगर सच में कोई दुर्घटना हो जाती है तो बचावकर्मी समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ, शिक्षक जू, यू होंग्यान ने भी कहा। चौथे स्तर के शिशु चरण के लिए छठे रैंक के शिशु चरण को चुनौती देने के लिए पालतू जानवर विशियस बीस्ट बहुत ही जोखिम भरा है। हम शर्त लगा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। आप इसके लिए किसी छात्र की सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सुनकर जू किमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वह 1,00,000 युआन के लिए लिनमो की सुरक्षा को भला कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में चिंता करना बंद करो जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह फर्स्ट हाई स्कूल का छात्र वाकई बहुत मजबूत है। उस आवाज़ का पीछा करते हुए जू पिंगशान अंदर आया और उसकी निगाहें सीधे यू होंग्यान पर टिक गईं। और तुम्हें किसने बताया कि उसका पालतू जानवर चौथे रैंक के शिशु अवस्था में है? क्या ये चौथे दर्जे की शिशु अवस्था नहीं है? यू होंग्यान पहले तो अचंभित हुई, फिर उसका चेहरा सदमे से भर गया। क्या ये 5वें दर्जे की शिशु अवस्था हो सकती है? उसे नहीं पता था कि लिनमो के पालतू जानवर की ताकत क्या थी, लेकिन वह जानती थी कि लू किंग्यांग का पालतू जानवर चौथे रैंक की शिशु अवस्था में था, और उसे लू किंग्यांग से ये भी पता था कि वह सी ग्रेड प्रतिभा का मालिक है। रेन युवान का पालतू जानवर भी चौथे रैंक के शिशु अवस्था में था। इसलिए उसने अवचेतन रूप से मान लिया था कि लिनमो भी शिशु अवस्था के चौथे क्रम में होनी चाहिए। उसी समय अन्य शिक्षकों के चेहरों पर भी सदमे के भाव दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके विचार यू होंग्यान के विचारों से मिलते जुलते थे। उन सभी का मानना था कि सभी बीजों के पालतू जानवर चौथे रैंक के शिशु अवस्था में थे। ये सिर्फ रैंक 5 शिशु अवस्था नहीं है। जू पिंगशान के चेहरे पर कुछ जटिल भाव थे। उसका पालतू जानवर 5वें रैंक के शिशु अवस्था वाले जीव को आसानी से मार सकता है। क्रूर जानवर। फुफकार। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, पहले से ही सदमे में डूबे सभी शिक्षकों ने ठंडी हवा का एक झोंका अंदर खींच लिया। वे सभी विशेष रूप से कुलीन वर्गों के प्रभारी मार्गदर्शक थे। वे इस उपलब्धि की अवधारणा को किसी और से बेहतर समझते थे। यदि जू पिंगशान का बयान अतिशयोक्ति नहीं था, तो लिनमो की ताकत शुरुआती खिलाड़ियों में भी पहले से ही श्रेष्ठ स्तर की थी। यहाँ तक कि सी ग्रेड प्रतिभा वाली रेन युवान भी शायद लिनमो की तुलना में एक स्तर नीचे थी। शिक्षक जू, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लियू हेयुन को इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगा। क्या आपको लगता है कि मैं इस बारे में मजाक करूंगा?
जू पिंगशान ने कहा, ये सब मुझे हमारे चौथे हाई स्कूल के छात्र ने व्यक्तिगत रूप से बताया था। उसे 5वें दर्जे के शिशुचरण का सामना करना पड़ा। उस भयंकर राक्षस ने उसे मार डाला और वह लगभग मर ही गया था। फर्स्ट हाई स्कूल के लिनमो ने उसे बचाया और उसने मुझे विशेष रूप से बताया कि लिनमो के पालतू जानवर ने उस भयंकर राक्षस को मारने के लिए केवल 2 चालों का इस्तेमाल किया था। वहां मौजूद शिक्षक पूरी तरह चुप हो गए। रैंक 5 शिशुचरण पालतू जानवर रैंक 5 के शिशुचरण को मार रहा है, 2 चालों में ही दुष्ट जानवर। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि लिनमो पहाड़ों की ओर क्यों जा रही थी। ये तो रास्ता भटक जाने वाली बकवास है। लड़के को लगा कि रैंक 5 के खूंखार जानवर अब उसके लिए कोई चुनौती नहीं है और उसने इससे भी ऊंचे रैंक के जानवरों को मारने की योजना बनाई। क्रूर जानवर। एक लंबे समय के बाद लियू हेयुन होश में आया और उसने जू किमिंग की ओर देखा। शिक्षक जू, आपका प्रथम हाई स्कूल सचमुच अपनी प्रतिभा को छुपा रहा है। सामान्य परिस्थितियों में जिन छात्रों को प्रतिभा के आधार पर डी ग्रेड से ऊपर अंक मिलते हैं, उन्हें प्रांत द्वारा वापस ले लिया जाता है। इसलिए उनके स्कूलों में हर साल जो छात्र निकलते थे वे डी ग्रेड के प्रतिभाशाली छात्र होते थे। इस साल विशेष परिस्थितियों के कारण रेन युवान को सी ग्रेड मिला और उसे हमेशा से लगता था कि शीर्ष विद्वान का पद उसकी मुट्ठी में है। लेकिन अब इसे देखते हुए शायद यह अनिश्चित था। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 21 से 30 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें और भी इसी तरह